भैया, नहा लो नहा लो। अब तुम क्या कर रहे हो? हैं प्रेशर? हाँ, पर दिन भर टाइम नहीं मिलता ना। ये इनका प्रेशर बन रहा है और ये नहाने नहीं जा रहे। भाई नहा लो जल्दी जाओ। नहा रहे कि नहीं नहा रहे? भाई नहाओ ना यार। भाई तुम तो जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो यार? मैं भी जा रहा हूँ। ये देखो, ये हमारी टीम है और है ना, हम लोग पूरा आज शूट जो ना क्या करने वाले पता है आपको? ये मोबाइलों से शूट करने वाले, और सारा कुछ मोबाइल से ही शूट होगा हमारा। जय भीम और हैप्पी वैलेंटाइन डे सभी को। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन सर। वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू भैया ये देखिए, सबसे लेट ये आ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे? कैसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अच्छा हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अब वैलेंटाइंस डे परेशान हो जाएगा सबको वहाँ वो फूल लेके करने का रहता है सर। देखो यहाँ पे वैलेंटाइन डे मना रहा है। हैप्पी वैलेंटाइन डे आपको भी। फिरते रिपीट। आज सब कोई प्रेम ही प्रेम रखो। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने भी हमारे साथ के भाई लोग हैं, सबकी जो प्यार बढ़े। प्यार बढ़ेगा ना? जम के बढ़े, ऐसा बढ़ेगा कि आपका बहुत खतरनाक बढ़ेगा। वॉल्केनो फट जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट। मालिक तैयार हो? मालिक तैयार हो? दोनों मालिक तैयार हैं। मैं भी तैयार हो गया। चले। मालिक तो यही लग रहे हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस। बाप मानू थे ना अपने। बिल्कुल। जय भीम। हाँ, बोल ले। जय भीम। थैंक यू दादा। हैप्पी वैलेंटाइन। ये इतने बड़े स्टार हो गए कि हमें भाव नहीं दे रहे हैं। ये भाव देंगे नहीं? देंगे कि नहीं देंगे? इनके पास ऑलरेडी भाव है हमारे। शुक्रिया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे विद बाबा साहब। वी आर सेलिब्रेटिंग हियर एट जन्मभूमि। तो फाइनली जो हमारा इवेंट था वैलेंटाइन डे विद बाबा साहेब, वो चालू हो चुका है। और ये इवेंट का मकसद यही था कि जो वैलेंटाइन का मतलब होता है प्यार, वो प्यार हम सब लोगों भोजन्स में जो है वो बढ़े, और इसी वजह से सब लोग यहाँ पर हैं। बहुत दूर तक जाएगी।
तो यहाँ पर हम एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं और ना इस पैनल डिस्कशन को हमने कुछ कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। पहला जो हमारा पैनल है ना, इसमें सब सीनियर्स लोग हैं। अमन सर से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पहला सैटेलाइट चैनल स्टार्ट किया था, को फाउंडर थे आप। बहुत से लोगों को हो सकता है जानकारी ना हो, लॉर्ड बुद्धा टीवी था वो। आज भी है ना, हम लोग ये सोचने में हमें डर लगता है कि सैटेलाइट चैनल कैसे स्टार्ट करें। आपने 2010 में स्टार्ट किया था इसको। यस, आप सभी को नवोदय जय भीम और आप सभी का स्वागत। थैंक यू अंजुल जी। जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहला सैटेलाइट टीवी चैनल हमने स्टार्ट किया था 2011 में था, नवंबर 2011 में। उसके बाद 2016 में भी हमने एक प्रयास किया था, 2 प्रयास जो है उसमें हुए थे। तो सैटेलाइट टीवी चैनल शुरू करने का मन में तो पहले से ही था हमारे, लेकिन उसको शुरू करने के पहले हमने लोकल लेवल पे शुरू किया था। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, उस फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू जो MSOs होते हैं अलग अलग शहरों में, उस MSOs के थ्रू आप शुरू कर सकते हैं। और उसमें जो रहता है कलेक्टर की परमिशन आपको लेनी होती है। तो कलेक्टर की एक परमिशन लेनी होती है, उसके लिए बाकी और कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। केबल टेलीविजन एक्ट जो कहता है कि आपको केवल प्रोग्राम कोड फॉलो करना है। मीन्स जो प्रोग्राम्स आपके होने चाहिए तो वो हेड स्पीच नहीं होनी चाहिए वगैरह उसमें लिखा है। आजकल तो बहुत देखते हैं हम, बट वो केबल टेलीविजन एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको प्रोग्राम कोड फॉलो करना है। तो उस प्रोग्राम कोड को फॉलो करते हुए, कलेक्टर की परमिशन लेते हुए हमने पहले लोकल चैनल शुरू की थी। और उसके बाद में फिर 2011 में हमें लगा कि अब हमने शुरू करना चाहिए। तो एट दैट टाइम हमने वो सैटेलाइट शुरू किया था, लॉर्ड बुद्धा टीवी का। हमारे कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से फिर हमने अपना अलग आवाज़ इंडिया टीवी शुरू किया, वो भी लोकल ही शुरू किया था। और 2016 में हमने फिर उसको सैटेलाइट में ये किया था, लॉन्च किया था, जब बाबा साहब की 125वीं जयंती थी। हालांकि वो भी लगभग 1.5-2 साल चला, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच काफ़ी होने की वजह से फिर हमें बैक आना पड़ा। और अभी हम फिलहाल लगभग 25 लाख के आसपास सेट टॉप बॉक्स हमारे विदर्भ, मराठवाड़ा, कुछ पार्ट ऑफ MP, सम पार्ट ऑफ गुजरात में दिखता है। और सोशल मीडिया में भी, यूट्यूब और फेसबुक पे भी अभी हम हैं। तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ व्यूअर्स तक हम हर महीने पहुंच पाते हैं। 2 करोड़ व्यूवर्स के तक आप पहुंच रहे हैं। सर, मैंने ये सुना है कि आप जो है काशीराम जी के साथ भी काम कर चुके हैं। हाँ, कांशीराम साहब के साथ काम करने का मौका मिला था। उम्र थी उस समय आपकी? लगभग 16-17 साल की उम्र होगी। 16-17 साल। और उनका इंटरव्यू भी किया था लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक उनका इंटरव्यू भी किया था। उनका 1 घंटा 15 मिनट तक इंटरव्यू भी किया था। और इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने उस वक्त भी कहा था, वो हालांकि बहुजन संगठक में भी आया है, बहुजन नायक जो मराठी में हुआ करता था उसमें भी आया है। और उस समय कुआलालंपुर कांशीराम जी जा रहे थे, और कुआलालंपुर जाते समय उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि, यानी जाके आ गए थे मैं, तो मैंने उनको कहा कि आपकी क्या बात हुई रामदास पासवान के साथ में। तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि पासवान जी हमारे पार्टी में आए, लेकिन मायावती नहीं चाहती है। और मैंने कहा कि फिर मायावती जी नहीं चाहती तो आप तो नेता हैं, आपने उस पर लीड लेना चाहिए। उनका ऐसा कहना था कि मायावती जी का ऐसा लॉजिक है, तर्क है कि कांशा अपने पासवान जी बहुत अलग अलग पार्टीज़ में रह चुके हैं, अलग अलग जगह पे सत्ता में रहे हैं, तो सत्ता के ही काफ़ी लोभी हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमारे पार्टी में आएगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर उन्होंने उस बात को इस तरह से ये किया। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये भी चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव के साथ भी फिर से हमारा गठबंधन बने, लेकिन ये मायावती नहीं चाहती है। तो काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें थी जो उनके साथ में हुई। लगभग 1 घंटा 15 मिनट का वो संवाद हमारा हुआ था, और वो प्रिंट है, आप कभी भी देख सकते हैं बहुजन संगठक में। तो सर, वो जो है मतलब कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है वो इंटरव्यू? अभी ऑनलाइन में अवेलेबल मैं कर लूँगा। हमने उसमें प्रिंट का ही समय था, तो प्रिंट पे ही मैक्सिमम वो करते थे। उसके बाद में समय नहीं मिला, लेकिन अभी आपने कहा तो ज़रूर उसको ऑनलाइन में जल्दी 2-3 दिनों के अंदर ही उसको पब्लिश करता हूँ। सर, और आपको क्या लगता है कि अभी जो बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारा एक सैटेलाइट चैनल होना चाहिए, आगे कोई भविष्य है सैटेलाइट चैनल का, या ये सोशल मीडिया ही अब सब कुछ टेक ओवर कर लेगी? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्रिंट मीडिया एक समय काफ़ी हावी था, और प्रिंट मीडिया के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो अब लोग ये कहने लगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद प्रिंट मीडिया का भविष्य खतरे में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रिंट मीडिया की अपनी जगह जो थी, अपनी स्पेस थी, वो वही बनी रही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी अलग स्पेस बनाई। सेम अभी सोशल मीडिया आया है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं जा रहा है, उसकी स्पेस बनी रहेगी, लेकिन सोशल मीडिया ने भी अपने एक प्रेजेंस बना लिया है। तो सारे जो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, सबकी अपनी स्पेस है। तो आप अपने स्पेस में वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया आने की वजह से जो यूथ्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन टीवी से थोड़ा कम हुआ है। तो 40+ के एज के लोग टीवी पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन 40+ तक का जो यूथ है वो मैक्सिमम
आपके मोबाइल पे है, लेकिन फिर भी आपके कंटेंट अगर अच्छे रहे तो वो वहाँ पे आता है, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि अगर आपके कंटेंट अच्छे रहे, क्योंकि हम लोग ऐसा होता है कि सारे के सारे कंटेंट यूट्यूब पे नहीं डालते, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसे एक्सक्लूसिव होते हैं कि वो जो टीवी के लिए ही बनाए जाते हैं, तो वो इसलिए बनाए जाते हैं कि सारे लोग उसको देख सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी स्पेस है, सब आप अपनी स्पेस में खेलते रहेंगे। शानदार सर, आपका जो पूरा लाइफ है, जैसे आपने सैटेलाइट स्टार्ट किया, उसके बाद आपने आवाज़ इंडिया स्टार्ट किया, और अभी भी ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं ना, तो इससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं काफ़ी टाइम से आपसे मिलना चाह रहा था, और फाइनली वो देखिए हम कहाँ बैठे हैं, और शानदार जगह पर मुलाकात करने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया आपका और वानखेड़े जी का और स्मारक समिति का कि इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें मंच दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम प्रोफेसर रतनलाल सर से बात करना चाहते हैं, और सर जो है ना उनसे ज़्यादा धाकड़ कोई मुझे लगता है नहीं कोई बोलता होगा, और जिस लेवल से वो अपनी बात रखते हैं ना, अच्छे अच्छों को हिला देते हैं। मतलब जब भी हम मीडिया में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ब्लॉग शूट करना चाहते हैं, मैं ब्लॉगर हूँ इसलिए सिर्फ ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि हमें डर लगता है कि अगर ये शूट करके हमने डाला तो आगे जाकर पता नहीं हमारे पे क्या एक्शन होगा, हम छोटी सी FIR से भी डर जाते हैं। लेकिन हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो एक लेजेंडरी व्यक्ति हैं, दिल्ली में बैठ के दहाड़ते हैं, और वो ऐसे दहाड़ते हैं कि उनसे हमें भी ताकत मिलती है। आपको लगता नहीं कि कोई भी आप अरेस्ट हो जाएंगे और आपको काफ़ी सालों के लिए अंदर डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी जो बात है, अम्बेडकरवादी बात है, वो बहुत धाकड़ तरीके से रखते हैं। विद्रोही किस्म का व्यक्ति हूँ, और विद्रोहपन जो है वो बुढ़ापे में तो आता नहीं, 50 साल पार कर गया, तो ये बचपन से ही ऐसा हूँ। और दूसरी बात है कि कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है, किसी इतना नहीं है कि ये भी हो जाए, वो बहुत ज़्यादा लालच नहीं है। पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, बोलना, ये मेरा काम है। मैं जब पढ़ने दिल्ली आया था वो भी बगावत थी। कैसे सर? मैंने शादी की, वही बगावत थी। अच्छा। हाँ सर, पढ़ने से स्टार्ट करें सर, मतलब कैसे बगावत थी वो? अरे मैंने कहा ना, विद्रोही किस्म का व्यक्ति रहा हूँ ना, रिबेलियस बचपन से। तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ ना, तो वहाँ पे थोड़ा स्टेशन वगैरह लेट चल रहा, पर्ची उठाया, सर्टिफिकेट्स बगैर बताए हुए चल दिया, और आके यहाँ पे रहा। मेरे गांव के लोग वहाँ कसीदा का काम करते थे, एक रूम में कसीदा ही लगता था, सोते भी थे, तो वहीं पे उन्होंने रखा, मुझे खाना खिलाया, फिर एडमिशन लिया वहीं पे। और उन सबों को, जो साथी ने उस समय, मेरे गांव के लोगों ने जो भी मदद की मेरे जीवन में आगे बढ़ने में, जो भी सहयोग हुआ, उन सब का नाम मैंने अपनी किताब काशी प्रसाद जायसवाल द मेकिंग ऑफ ए नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, सबका नाम मैंने दर्ज किया, शुक्रिया दी। और इसके साथ साथ जो मेरे शत्रु थे, क्रिटिक थे, उनको भी मैंने शुक्रिया दी। हाँ, मैंने किया ना, मेरे सुपरवाइजर हंसने लगे। मैंने शत्रुओं को शुक्रिया दी कि अगर आप बार बार मुझे चुनौती नहीं देते, तो मैं, और आपकी चुनौती को मैं स्वीकार नहीं करता, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो एक इंसान के बनने में जितने घर परिवार दोस्त का योगदान होता है ना, उतना ही उनके शत्रुओं का भी योगदान होता है। इसलिए उनको भी सलाम जरूर करना चाहिए। आपके पास चुनौती ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? वादी हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कर्मकांड पाखंड विरोधी बचपन से रहा हूँ। लेकिन मैं हिस्टोरियन हूँ। मेरे किताब में जाके देखें तो आर्ट, आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, इस सब पे आपको चैप्टर्स मिलेंगे। तो मैं कहीं जाता हूँ, साउथ इंडिया जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मैं टेम्पल आर्किटेक्चर देखने जाता हूँ ज़रूर। तो हमारे सोशल मीडिया पे कई सारे मेरे फोटोज आप देखेंगे, रंग लगे हुए भी देखेंगे। वो लोग आपको ट्रोल करते हैं। हाँ। और ट्रोल मतलब आप वहाँ भी नहीं डरते, आप बोलते हैं करना जो कर लो। वो तो उसी की कहानी तो बता रहा हूँ मैं। तो ये जितना ही चंदाबाज गैंग है ना वही सब करता है। अब मंदिर पे जाना, देखना, पढ़ना, उसको समझना, वहाँ पे फोटो लेना, और मंदिर में जाके पूजा करना, कर्म कांड करना, ये दोनों में अंतर नहीं समझ में आता है। तो हम तो इस अपढ़ जनता को मुझे पढ़ाना, इसलिए मेरी चुनौतियाँ ज़्यादा है। अपढ़ जनता, कुपढ़, जिसको ये डिफरेंस ही नहीं पता है कि आप कहाँ खड़े हैं, किस काम के लिए खड़े हैं। तो मैं हिस्ट्री में रिसर्च करूँगा तो उनके फूफा जी से पूछ के थोड़ी जाऊँगा करने कि कहाँ मुझे क्या करना है।
पहले हिस्टोरियन तो पैदा कर ले, आर्ट हिस्टोरियन तो पैदा कर लें। तो इस विचारों में चाहिए। तो विचार कैसे आएंगे? खाली जाके चुपचाप तपस्या करेंगे उससे विचार आता है कि कंप्यूटर में बैठना पड़ता है, लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट निकालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आप निकालते रहते हैं वो डॉक्यूमेंट। तो ये तो चुनौती में ही निकला ना। फिर मैंने इसलिए शत्रुओं को भी शुक्रिया दिया। जितने मेरे फोटो चिपकाए तो मैंने कहा आओ बच्चों, अब तुम्हें अम्बेडकर ही पढ़ाता हूँ। फिर मैं बिना पढ़े हुए कट्टर अम्बेडकरवादी घूम रहा है, पूरा मूवमेंट का बंटाधार किया हुआ है। तो मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, मेरी ट्रेनिंग डिफरेंट तरीके से हुई है। मैं जिस समय मेरी शादी हुई थी तो कहाँ मैं मार्क्सवाद पढ़ाता, अम्बेडकरवाद कुछ नहीं पढ़ा था मैं। क्यों पढ़ना चाहिए भाई? मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स से भी समझोगे कि अम्बेडकर। मेरा हिस्ट्री है, मैं एंशिएंट इंडिया स्पेशलाइज कर रहा हूँ। तो ये हमसे आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि हम लेक्चरर बन भी जाएं, प्रोफेसर बन भी जाएं? तो हमको कोई सिलेबस में थोड़ी था कि अम्बेडकर साहब की किताब पढ़नी है। हमने दावा भी नहीं किया, अभी भी नहीं करता हूँ। लेकिन जो कट्टर बने फिर रहे हैं, एकदम पूरा बाबा साहब के नाम पर ये कर दूंगा, एकदम भाषण देते देते एकदम इतना इमोशनल हो जाते हैं, जैसे गाल एकदम, चेहरा मेरे जैसा अगर काला पीला हो तो भाषण देते तो लाल हो जाता है, ऐसे फूल जाता है। सर आपका चेहरा भी गोरा है, काला पीला तो नहीं है सर। ऐसे लाल हो जाता है, लगेगा कि आंख से आंसू टपक रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था। तो मैं उस वाला नहीं हूँ, मैं इतिहास का छात्र हूँ ना। हम लोग इमोशन से नहीं पढ़ते हैं, हम लोग रैशनलिज्म से पढ़ते हैं। आपके माता पिता हर समय सही होंगे, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है? कि मेरे सपना पूरा करना है। मैं बच्चों को कह रहा हूँ तुम प्रधानमंत्री बनने का सपना देखो, तुम एक 5,000 करोड़ का एम्पायर एस्टेब्लिश करो। और बच्चा में काबिलियत है, कर भी सकता है, लेकिन सपना दिखाता है इतना, नाखून के नीचे रख के दिखाता है, बोलो कि नाखून ही पूरी दुनिया है। वन शुड बी ड्रीमर। और आप यहाँ का शासक हुक्मरान ऐसे नहीं बनेंगे। लोग मुझे कहते हैं कि आप इतना भाषण देते हैं, आप संगठन क्यों नहीं बना लेते हैं? हमने अच्छा है, तुम लोग अच्छा पढ़े हो बाबा साहब को। संगठित होकर नारा है ना, 3 वर्ड जो चलता है। हाँ जी। तो खाली नारों में रखो ना। अब बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना है, कहाँ कहा था पता है? सितंबर 1944 में कहा था, चेन्नई में। लेकिन 10 पेज के भाषण में सिर्फ 2 ही पैराग्राफ है, छोटे छोटे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि कम अंडर वन लीडरशिप, वन फ्लैग, वन पार्टी। तो बाबा साहब के चेलों, कट्टर चेलों, जात जात के पार्टी बनाए क्यों घूम रहे हो? वाई यू आर नॉट कमिंग अंडर वन फ्लैग? उसके लिए आप, मैं जिम्मेदार हूं, नहीं ना? उसी संगठन के वही महत्वाकांक्षी, वही स्वार्थी, लालची लोग वही जिम्मेदार होंगे ना। 50 वोट आता नहीं, हुक्मरान बनने का सपना दिखा रहा है, बनाएंगे फिर? नहीं, पहले तुम अपना टेस्टिंग पास करा के दिखाओ। 10 साल में तुम ही जितने संगठन बनाए हो, तुम ही लोग एक मंच पे आ जाओ, लार्जली इकट्ठा हो जाओ। क्या चाहता है ये संगठनवाद, धंधावाद, चंदावाद, सब सारे बिक रहे हैं। एजुकेशन में जानता हूँ क्या समस्या आ रही वहाँ, उस पर नहीं बोलेंगे, अमूर्त इशू पे बोले जा रहे हैं, अमूर्त हवा में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा 10 साल इंतजार कर लो, ठीक कर लो। और जिस दिन मैं बनाऊंगा ना संगठन पार्टी, उस दिन तुम ही लोग को, पहले बोलते हैं ना, हेंगाना कहते हैं बिहार में, खेती जब करते हैं, पहले तुम ही लोग सेट हो गए। अभी हमको नए नौजवानों बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ, जो पगा जो हो गया ना, हमारा मिशन कौन लोग चला रहा है, बड़ी अदब के साथ कह रहा हूँ। जब सब कौन रिटायर्ड हो जाता है तब आता है मिशन चलाने। और आपका यूट्यूब चल रहा है, वो संगठन नहीं है। रोज 50,000 लोग सुन रहे हैं, वो संगठन नहीं है। तो आप बगैर चंदा मांगे हुए आप जो जितने यूट्यूबर भाई आए हैं, इन पे आपने जो है विश्वास जताया है कि बाबा साहब के विचार प्रचार करेंगे। इसका मतलब है ना कि बड़े बड़े ठेकेदार सब हैं, उससे आप नाखुश हैं। आप जाके कहीं कूपन कटवाते हैं कि तथागत लाइव का कूपन है और कूपन ले लो, और 40% कमीशन तुम रख लेना, 60% है कूपन? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो कूपनबाज सबको भी यही बाबा साहब की जन्मभूमि पे बैठ के कह रहा हूँ, किसी में कोई विजन नहीं डाल रहा है। भाई इसको सीए भी बनना है, किसी को बिजनेस भी करना है, किसी को वकील भी बनना है, किसी को इंजीनियर भी बनना है, किसी को फिल्म स्टार बनना है। पीरियड में आपने ना YouTube चैनल खोल दिया, जो आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर है ना पहुंच चुका है।
रवीश कुमार आपकी पोस्ट शेयर करते हैं, ध्रुव राठी आपके ऊपर वीडियो बनाते हैं। आगे आप क्या करने वाले हो, मतलब कुछ बड़ा कुछ प्लान किया है क्या आपने? जिस स्पीड से आप भाग रहे हो तो नहीं, क्या करने वाले हैं, कुछ प्लान है आपका? कोई स्पीड नहीं है। देखो मैं मूडी आदमी हूँ, एक बार जब मूड में चढ़ गया तो मैं किसी से न पीछे हटता हूँ न कुछ करता हूँ, ठीक है। तो मैं आप इतना मुझे सुनते होंगे, मैं आक्रोश में ज़रूर बोलता हूँ, लेकिन कभी मैंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किसी भी अपने बातचीत में नहीं किया। कुछ नहीं करने वाला हूँ, एक रिसर्चर हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ। उस अम्बेडकरनामा को मैंने नहीं बनाया था, मुझे आता भी नहीं है कुछ भी। छोटा सा एक वीवो का मोबाइल फ़ोन था, लॉकडाउन में बेटा बोला कि यूट्यूब बना देता हूँ, इसी पे भाषण देते रहो। चूँकि बोलने की आदत है तो मैं बोलने लगा था कि 7 दिन में ही जो है 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया चैनल। और तुमको तो फ़ोन भी तो किए थे। हाँ याद है सर मुझे। और उसमें 4000 कितना व्यूज़ भी हो गए, सब कुछ हो गए। अरे बढ़िया है, बोलते रहो। वहाँ से शुरू हुआ था धीरे धीरे एक चीज़, तो धीरे धीरे इसको डेवलप किया। और इसलिए चुनौती मैंने स्वीकार की कि भाई अब आ जाओ कट्टर अम्बेडकरवादियों बनाम बाबा साहब का बिगड़ा चेला। तुम्हारे कट्टरता को अभी मैं ठीक करता हूँ इंजेक्शन दे दे के। तो कितने सारे वॉल्यूम्स पढ़ के सुना दिए लोगों को, ठीक है। और एक बात और है ना, हर इंस्टीट्यूशन, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। हमारे लोग संगठन का मतलब समझते हैं ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कूपन, चंदा, ये वो यही समझते हैं। आप लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूट्यूब, वो भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। 2016 में जब मैं चैनल खोलने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस पर वीडियो डाल रहे थे, और ज़्यादातर लोग जो है ना इस तरह के वीडियो डालते थे कि जो किसी का भाषण रिकॉर्ड कर लिया या फिर किसी का वायरल वीडियो चला दिया। उस टाइम एक व्यक्ति थे जो अपना खुद का वीडियो बना के डाल रहे थे, और वो थे सुरेश पासवान। और इसमें ख़ास बात ये थी कि ये अपने खुद की वीडियो डालते थे, और मैं उस समय ना नया अपना चैनल स्टार्ट किया था, और वहाँ पर मैंने एक एनिमेशन वीडियो बनाया था बुद्धानिस धम्मा के ऊपर, और मैंने सुरेश जी से बोला था कि उसको प्रमोट करें। तो सुरेश जी, आपको कैसे सोचा कि ये सब चैनल बनाना है, और वो भी 2016 के आसपास? मैं भी थोड़ा समय लूँगा। क्या हुआ कि मैं किसी राजनीतिक दल में था पहले, किसी राजनीतिक दल में था, और उसमें IT सेल में था, और प्रदेश स्तर का मैं उसका पदाधिकारी था। उसमें मैंने देखा कि IT सेल में बहुत सारी जानकारी लोग जो है मिल के, कुछ कम लोग, लिमिटेड लोग पूरे देश के अंदर में फैला देते हैं। वो ट्रिक्स मुझे उनसे पता चली। तो आज मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि बिहार की पटना की एक प्रोफेसर है, एडवोकेट माला दास जी, उन्होंने मुझे कहा कि सुरेश जी, तुम शेड्यूल कास्ट के हो और बाबा साहब को जानते नहीं हो। ये 2011 की बात बता रहा हूँ। मैंने बोला बाबा साहब क्यों नहीं जानता, संविधान में लिखा था उन्होंने, बस इतना ही जानते हैं। ये राहुल गांधी, ये नरेंद्र मोदी, ये क्या चल रहा है? बाबा साहब ने जो कुछ किया उसके बारे में लोगों को बताओ। फिर मुझे लगा कि जो IT सेल में जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर उसी IT सेल, अगर मैं अपना खुद का IT सेल बनाऊँ और जितने भी देश के बहुजन लोग हैं वो जुड़े, और वो पूरे देश के अंदर में बाबा साहब, बुद्ध, फूले, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनकी बातों को देश में फैलाएं, उनके विचारों को फैलाएं। तो ये सोच के बी लव बाबा साहब नाम का एक पेज बनाया, और उसके बाद में वो माला दास मैडम और बहुत सारे लोगों की एक टीम बनाई, और मैंने फेसबुक में लिख दिया कि जो भी हमसे जुड़ना चाहता है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपका हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। मेरे पास पूरे ऑल इंडिया के लोग जुड़े। यहाँ लोकेश, ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2011 की बात है। 2011 की बात है। लोकेश उके जी भी बैठे हैं, जो कि आज काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। वो भी मैं 2011 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे पूरे ऑल इंडिया के लोगों को हमने जोड़ा। तब मैं जॉब करता आदमी, उसको छुट्टी नहीं मिलती। सरकारी विभाग में तो मिल भी जाती है, प्राइवेट संस्था में मिलती नहीं है। मैंने उसमें जॉब किया, जॉब अभी कर रहा हूँ, अभी छुट्टी लेके आया हूँ। उनको पता चल जाएगा क्यों गए छुट्टी लेके, है ना? पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा। तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने बाबा साहब की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ, लोगों में समता स्थापित करने की जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, वही काम मैं चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। कैसे आपने शुरुआत की समतावास टीवी की? सभी को जय भीम। पढ़ाई के साथ साथ मेरी रुचि फोटोग्राफी में हुई शुरुआती दौर में, और फोटोग्राफी के साथ साथ उससे फिर मुझे अर्निंग भी होने लगी। मेरे पापा जी दिल्ली में टीचर थे, PGT इकोनॉमिक्स, कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे इनकम करने की। लेकिन उन दिनों 3 महीने लगातार फरवरी, मार्च, अप्रैल में इनकम टैक्स की सैलरी कट जाती थी। और घर नया बना था गाज़ियाबाद के अंदर, नगर निगम गाज़ियाबाद 1976 में आया था। 76 की मेरी पैदाइश है। 80 के करीब पापा जी ने वो फॉर्म सबमिट किया तो प्लॉट निकल आया था।
तो पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी इनकम भी करने लगा। 20 साल तक का हुआ तो मेरे पास लगभग 5 लाख रुपए के मेरे अपने इक्विपमेंट्स थे फोटोग्राफी के। और उस समय के सबसे टॉप के कैमरे जो मैंने खरीदे थे। 2000 में मैंने शालीमार गार्डन में पापा जी का हमारा प्लॉट था, मेरी कुछ कहीं से कुछ, क्योंकि MMH कॉलेज गाज़ियाबाद का सबसे बड़ा कॉलेज है, वहाँ से पढ़ाई चली थी। और कॉलेज जो है वो कुछ थोड़ा सा बदनाम भी कह सकते हैं उन दिनों। तो कुछ लड़ाई झगड़ा मेरा ऐसा हुआ कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। और घर से 20 किलोमीटर दूर जहाँ शालीमार गार्डन में एक पापा जी ने प्लॉट लिया था, उसी के अंदर हमने दुकान अपनी शुरू कर दी। आसपास कई किलोमीटर दूर तक घर नहीं थे, लेकिन दुकान में बैठ रहा था। फोटोग्राफी का शौक था, एडिटिंग करता था। तो उन दिनों केबल टीवी पर सर, जैसा कि आपने बताया कि केबल टीवी पर न्यूज़ चैनल्स की भरमार हुई बहुत ज़्यादा। उनको पता चला कि एक अंतारी नाम का लड़का है, वो एडिटिंग करता है। तो वो पूरे दिन अपनी वीडियो शूट करके लाते थे, मुझसे एडिटिंग कराते थे और केबल पे जाके उनको चलवा दिया करते थे। अब उसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे बच्चे 15 साल के 16 साल के जाके सीधा थाने में घुस जाएं, रिपोर्टिंग करें, जिनको ABCD नहीं पता। तो DM ने उनको बंद करा दिया सभी चैनल्स को। ऐसा हुआ था सर, सभी चैनल्स बंद हो गए। तो हमारा भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। खैर मेरा स्टूडियो चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लाख रुपए की बुकिंग हुआ करती थी, शादी की, बर्थडे की। आप लोगों ने सभी ने कराई होंगी, कई लाख रुपए की अपनी फोटोग्राफी कराई होगी। तो उससे मेरी इनकम बहुत अच्छी थी। 2014 में हमने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में मुझे आवाज़ इंडिया TV के जो दिल्ली NCR के ब्यूरो चीफ थे, उनसे मुलाकात मेरी हुई। उन्होंने संपर्क मुझसे किया, क्योंकि वो उन दिनों DVD बनाकर सर को भेजा करते थे चैनल पे, और उन DVDs को सर एडिट करके वो चला दिया करते थे। बहुत सी वीडियोज़ मैं खुद एडिटिंग करके दिया करता था। तो मुझे उन्होंने खुश होकर दिल्ली NCR का सीनियर कैमरामैन अपॉइंट किया। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है अम्बेडकर मूवमेंट की तरफ। उससे पहले अम्बेडकर मूवमेंट 2014 से पहले मेरा नहीं था। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी इनकम भी करने लगा। 20 साल तक का हुआ तो मेरे पास लगभग 5 लाख रुपए के मेरे अपने इक्विपमेंट्स थे फोटोग्राफी के। और उस समय के सबसे टॉप के कैमरे जो मैंने खरीदे थे। 2000 में मैंने शालीमार गार्डन में पापा जी का हमारा प्लॉट था, मेरी कुछ कहीं से कुछ, क्योंकि MMH कॉलेज गाज़ियाबाद का सबसे बड़ा कॉलेज है, वहाँ से पढ़ाई चली थी। और कॉलेज जो है वो कुछ थोड़ा सा बदनाम भी कह सकते हैं उन दिनों। तो कुछ लड़ाई झगड़ा मेरा ऐसा हुआ कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। और घर से 20 किलोमीटर दूर जहाँ शालीमार गार्डन में एक पापा जी ने प्लॉट लिया था, उसी के अंदर हमने दुकान अपनी शुरू कर दी। आसपास कई किलोमीटर दूर तक घर नहीं थे, लेकिन दुकान में बैठ रहा था। फोटोग्राफी का शौक था, एडिटिंग करता था। तो उन दिनों केबल टीवी पर सर, जैसा कि आपने बताया कि केबल टीवी पर न्यूज़ चैनल्स की भरमार हुई बहुत ज़्यादा। उनको पता चला कि एक अंतारी नाम का लड़का है, वो एडिटिंग करता है। तो वो पूरे दिन अपनी वीडियो शूट करके लाते थे, मुझसे एडिटिंग कराते थे और केबल पे जाके उनको चलवा दिया करते थे। अब उसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे बच्चे 15 साल के 16 साल के जाके सीधा थाने में घुस जाएं, रिपोर्टिंग करें, जिनको ABCD नहीं पता। तो DM ने उनको बंद करा दिया सभी चैनल्स को। ऐसा हुआ था सर, सभी चैनल्स बंद हो गए। तो हमारा भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। खैर मेरा स्टूडियो चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लाख रुपए की बुकिंग हुआ करती थी, शादी की, बर्थडे की। आप लोगों ने सभी ने कराई होंगी, कई लाख रुपए की अपनी फोटोग्राफी कराई होगी। तो उससे मेरी इनकम बहुत अच्छी थी। 2014 में हमने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में मुझे आवाज़ इंडिया TV के जो दिल्ली NCR के ब्यूरो चीफ थे, उनसे मुलाकात मेरी हुई। उन्होंने संपर्क मुझसे किया, क्योंकि वो उन दिनों DVD बनाकर सर को भेजा करते थे चैनल पे, और उन DVDs को सर एडिट करके वो चला दिया करते थे। बहुत सी वीडियोज़ मैं खुद एडिटिंग करके दिया करता था। तो मुझे उन्होंने खुश होकर दिल्ली NCR का सीनियर कैमरामैन अपॉइंट किया। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है अम्बेडकर मूवमेंट की तरफ। उससे पहले अम्बेडकर मूवमेंट 2014 से पहले मेरा नहीं था। इन लोगों की शादियाँ मैंने पिछले साल शूट की थी। अब उनके छोटे भाई बहन बड़े हो रहे थे। अब उनके पेरेंट्स आते थे बुकिंग के लिए, वो देखते थे बुद्ध बाबा साहब, चलो नहीं बताएंगे बच्चों से पूछ के। मतलब वो दुकान बंद होती चली गई और इधर ये दुकान खुलती चली गई। और प्रेरित रहा मैं अमन सर से मैंने बीच में कई बार फ़ोन पर डिस्कस भी किया और टेक्निकल बातें भी पूछी जितनी मुझे आती थी। मैं इंटरव्यू शुरू में नहीं ले पाता था, तो जब वीडियो देखता था उस समय सिनेमा भी थी आवाज़ इंडिया TV में, तो उनके इंटरव्यू मतलब आप लोगों सभी की वीडियो में देखता था। तो धीरे धीरे फिर हौसला बढ़ा और आज मैं स्थापित हूँ। 8 लाख के करीब हमारे सब्सक्राइबर हैं। अब मुझे लगता है कि जो मीडिया का काम मुझे करना था, हमारे समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, लेकिन समता आवाज़ TV को जैसे कि एक कहानी कही जाती है कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में कि वो नेता बनाने की मशीन है, तो उसी तरीके से समता आवाज़ TV को कहा जाता है कि पत्रकार बनाने की मशीन है। लगभग 70 के करीब जो पत्रकार हैं समता आवाज़ TV बनाकर, उनके चैनल अपने हाथ से बनाकर, मैं किसी पत्रकार को 10-15 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रखता हूँ। मतलब आप जो है वो लोगों को खाना नहीं बांट रहे,
प्लेटें बांट रहे हो? मैं उनको 10 दिन रखता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, उनके मोबाइल पे उनके चैनल बना देता हूँ, उनको फ्री कर देता हूँ चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लगभग 20 लड़कियाँ काम कर रही हैं वर्तमान में, 30-40 लड़के भी वर्तमान में काम कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होती है मेरी जर्नी। जो पत्रकारिता का जो भूत था वो उतर गया, अब समाज सेवी का भूत चढ़ गया है। और खासकर आज बाबा साहब के घर की छत के नीचे हम बैठे हैं, बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। इस दिन को शायद इतिहास में दर्ज किया जाएगा, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो अभी हमारे बीच में जो हैं मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फिल्म मेकर हैं जी, बोल सकता हूँ ना जी। तो आपसे स्टार्ट करते हैं या सोमनाथ भाई से करें, उनकी ट्रेन है ना? कर लो, उनकी ट्रेन है तो कर लो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इस फील्ड में आप लोग तो बहुत सारे लोग हैं, फिल्म मेकर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये बाबा साहब को ही फोकस करते हुए या फिर महिलाओं को फोकस करते हुए जब ये सब काम करते हो तो क्या समस्याएं आती हैं? तो स्टार्ट हम सोमनाथ भाई से करना चाहेंगे, थोड़ा सा वो वॉइस क्लियर आएगा। मुझे लगता है कि ये जो फील्ड है, स्पेशली सिनेमा का जो फील्ड है या डॉक्यूमेंट्री फील्ड का जो फील्ड है, ये सबसे महंगा फील्ड है। तो एंड इंडिया का जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में ओके या उस सोसाइटी में जो मतलब इंडियन सोसाइटी तो कास्ट का सोसाइटी है, और कास्ट का सोसाइटी ने कुछ कम्युनिटीज़ को बेनिफिट मिले हैं जिनका डोमिनेंस इस फील्ड पे है, मतलब सारे फील्ड पे है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से कुछ लोग आ पाए हैं, कुछ मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लोग। स्पेशली मेरा केस है, मैं तो डायरेक्टली गांव से आया हूँ, तो एजुकेशन अगर मैं नहीं लेता तो मैं शायद आज यहाँ पे नहीं बैठता, मैं किसी फैक्ट्री में काम करता होता। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमको है रिसोर्स की। मुझे लगता है रिसोर्स इज़ द मेन प्रॉब्लम कि हमारे अच्छे प्रोजेक्ट नहीं आ रहे पब्लिक डोमेन में। एंड दूसरा है पता नहीं है कि मुझे कैसे एक्नॉलेजमेंट मिला। हमारे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जिनको रिकॉग्निशन कभी नहीं मिलता है। अच्छा। हमारे फिल्म मेकर्स को रिकॉग्निशन ना मिलना ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। जो रिकॉग्निशन इन द सेंस कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे रिकॉग्निशन, जो एकेडमिशियन है, क्योंकि फिल्म भी एक एकेडमिकल पार्ट है। तो अभी जो आपकी पिक्चर आ रही है, वो जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है, Yes. उसको बनाने में मतलब कितनी मेहनत लगी आपकी और कब आ रही है? फिल्म तो वो फिल्म का प्लान नहीं था, वो मैंने बहुत बार बताया है, वो अनप्लान हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्लान था। बट जब हमने फुटेज देखा तो हमने उसको डॉक्यूमेंट्री में कन्वर्ट कर दिया। फिल्म अभी एडिटिंग स्टेज में है। मैं लास्ट शायद पैंडेमिक के पहले स्टार्ट किया था एंड अभी एडिटिंग में है। हमने जस्ट ट्रेलर शूट किया, तो जैसे भूमिका ने भी उसके लिए काम किया है। अच्छा। या दिल्ली का शूट मैंने, दिल्ली का जो रिकॉर्डिंग है, फिल्म में कुछ इंटरव्यूज है, सो हम लाइक एक दूसरे को लाइक हेल्प कर। हाँ, मैं दिल्ली जाके रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता उस टाइम पे हमको उस मतलब जैसे जैसे फिल्म डॉक्यूमेंट्री में स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ। जब मैं रिसर्च करता हूँ, पहले आई टेक 3-4 मंथ फॉर रिसर्च एंड उसके बाद फिल्म बनाना स्टार्ट करता हूँ। बट जैसे समझो बाबा साहब का दिल्ली में बड़ा फिल्म एडिटिंग में है, रंजित उसका प्रेजेंटर है, पारंजित। लेट्स सी, मतलब जल्दी ही वो पूरा होगा। भूमिका जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या फेस करना पड़ा। एक तो आप फीमेल भी हैं और फिल्म मेकर्स के पास जो है इतना बजट नहीं हो जैसे उन्होंने बताया, तो किस तरह से आप काम कर पा रहे हो और यहाँ तक कैसे पहुँच गए आप? और आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हो और वाशिंगटन पोस्ट के लिए भी लिखते हो, द हिंदू के लिए भी लिखते हो, तो ये इतना सारा कैसे कर लिया? आपकी एज क्या है? मैं अभी 24 ईयर्स की। 24 की हो आप, इतना कुछ कर लिया आप? हाउ कम? इतना अच्छा मैं मतलब स्टार्ट उसी क्वेश्चन से करूँ जिस क्वेश्चन से आपने बोला। आई थिंक जैसे मीना जैसे लोग भी मतलब उनका स्टोरी भी थोड़ा सिमिलर रहा इन रिगार्ड टू मीडिया में हमारे एक्सपीरियंसेस। सो आई थिंक आई ऑल्सो लुक अप टू हर एंड ऑल द दलित वुमेन दैट हैव एग्जिस्टेड। मतलब मैं उन सारी दलित औरतों को देखती हूँ, जर्नलिस्ट को देखती हूँ जिन्होंने मुझसे पहले काम किया है। और पर जो आपका क्वेश्चन पे आता है कि कैसे किया, सो आई थिंक मेरी माँ सिंगल पेरेंट है, तो मेरे पिताजी नहीं है, तो मैंने काफ़ी यंग एज से काम करना शुरू कर दिया था। एंड आई थिंक मेरी मॉम का ये योगदान था कि उन्होंने बचपन से मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया कि मेरे बच्चे इंग्लिश सीखे, उनका वो था। तो आई थिंक मैं जब 16 साल की तब से मैं लिख रही हूँ अखबारों में।
मतलब लोकल अखबार में द्वारका परिचय में लिख रही हूँ या फिर कहीं पे लिख रही हूँ। फिर कॉलेज में गई तो मैं, जैसे मैं द्वारका में रहती थी तो मैं द्वारका परिचय के लिए लिख रही हूँ जो वहाँ का लोकल पेपर है। फिर मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जब मैं कॉलेज में थी तो द हिंदू के लिए लिखने लगी फीचर्स। फिर जब मैं और यूनिवर्सिटी, जब मैं जामिया में गई तो वहाँ पे CAA NRC प्रोटेस्ट चल रहा था तो वो सब मैं कवर करने लगी। तो वैसे मतलब इसलिए मैं आई थिंक जब मैं 16 ईयर्स की थी तब से मेरा काम पब्लिश हो रहा है। मतलब कि और दूसरी चीज़ ये भी हुई कि मुझे बीच में लगने लगा कि मैं एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ। वो ऐसे मुझे लगा कि ऑल्दो मुझे यकीन था कि मतलब इतना अगर आपको लैंग्वेज आता है, अगर आप इतना पढ़ाई लिखाई किया है आपने, तो वो कहीं तो आपको यूज़ करना ही है। मतलब मुझे लगता है कि आप वो रिसोर्स, अपना रिसोर्स यूज़ करना ही है ना आपको। मतलब अब मुझे ये इंग्लिश लैंग्वेज जब आया है तो मैं अगर इंटरनेशनली आर्टिकल्स नहीं लिख रही तो मैं क्या कर रही हूँ। मतलब आपको ये लगता है कि अगर आपको इंग्लिश आता है इसलिए काफी रीच मिला और काफी चीजें आप समझ पाई, और क्योंकि इंग्लिश नहीं आता तो आप उतना कुछ ना कर पाते। बिल्कुल, इंटरनेशनली तो नहीं लिख पाती, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि मुझे आती है और मुझे पता है कि बहुत लोगों को नहीं आती, तो मुझे उस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, मुझे रोज़ लिखना चाहिए। मतलब इसलिए मुझे वो काम करते रहना चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पीड से भी आई थिंक वो काम किया। मेरी मॉम नहीं पढ़ सकती इंग्लिश में क्या आर्टिकल लिखा है, तो तब से मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मुझे विजुअली करना भी इम्पोर्टेंट है। आपको नहीं लगता कि बाबा साहब ने जो अपनी बुक्स लगी अगर वो मराठी में होती तो वो शायद उतना आगे तक नहीं पहुंच पाती? इंग्लिश है, इस वजह से हम लोग बिल्कुल, इसलिए हमें रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। जो भी हम लिख पा रहे हैं इंटरनेशनल, हमें ग्लोबली भी तो अपने आप को प्रेजेंट करना है ना, तो वो चीज़ आई थिंक हम इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आई थिंक इसलिए वो इंटरनेशनली आर्टिकल्स लिखना भी इम्पोर्टेंट है और विजुअली काम करना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि वही चीज़, सेम मैसेज विजुअली भी बहुत लोगों तक पहुंच पाए। आई थिंक इसलिए मैं तो एटलीस्ट फिल्म की लाइन इसलिए ले रही हूँ कि विजुअल सबको समझ में आता है। इसलिए आप फिल्म मेकर में शिफ्ट होने की नहीं, शिफ्ट नहीं करूँगी, मैं लिखूंगी लिखूंगी भी। हाँ, मतलब क्योंकि मुझे वो आता है तो मैं वो करूँगी लाइफ में जब तक मैं कर सकती हूँ। कुछ आर्टिकल्स मुझे पता है मैं ही लिखूंगी, जो कोई नहीं लिखेगा वो मैं ही लिखूंगी। बाकी मुझे लगता है जो बाकी लोग लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करने दो, जो नहीं कर रहे कोई वो मैं लिख देती हूँ। और बाकी फिल्म्स तो मतलब ऐसे फुल थिएटर पे रिलीज होनी चाहिए, वो अपना एम है फिल्म बनाने। मुझे रोल मिलेगा हमारे साथ सागर कामले हैं, डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है, और मतलब इसको आप ब्लॉग बोल रहे हो बट ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री है। एक 40 मिनट्स की पूरी एक डिटेल वीडियो है जिसमें हम जान सकते हैं कि किस तरह से वो काम हो रहा है। पहले मराठी में कर रहे थे, अब हिंदी में क्यों? कारण यही है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जिनकी ये विरासत है उनके उत्तराधिकारियों को ये बात समझ सके, जान सके। बेसिकली जो देश में जो बुद्धिस्ट केव्स है, स्तूपा है या फिर कुछ स्मारक निर्माण हुए, वो सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए नहीं बने, तो पूरे देश के लोगों के लिए, और देश के लोगों ने उन्हें निर्माण किया है। मतलब प्राचीन काल में जो प्राचीन व्यापारी मार्ग हुआ करते थे, एंशिएंट ट्रेड रूट हुआ करते थे, उस ट्रेड रूट के ऊपर से भारत देश में के तमाम व्यापारी, तमाम उपासक वर्ग, तमाम भिक्खु जो है प्राचीन काल में गुजरा करते थे। इसके कारण उन्होंने उस समय पर धम्म का प्रचार प्रसार करने हेतु या फिर स्मारक निर्माण करने हेतु कोई बाउंड्री नहीं रखी, तो हम क्यों बाउंड्री रखें? मराठी तो क्यों? अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा कि जितने भी वीडियोस बने हैं वो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए चलेंगे, वो चलेंगे लाइफ टाइम, उनको इंग्लिश में करके डालिए। जी हाँ, मेरी कोशिश है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो उत्तराधिकारी हैं, उनको जगाऊं, क्योंकि उनके मन में अगर ये संवेदना निर्माण हो जाए कि वो ये स्मारक जो है हमारे पूर्वजों ने निर्माण किए थे, हमारे पुरखों ने निर्माण किए थे। अगर देखिए यही जो मतलब मैं अगर इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊँ या फिर इंग्लिश में रीच जाए, या फिर मैं इन स्मारकों के उत्थान के लिए बाहर से फंडिंग लाए हम, तो बाहर से फंडिंग मिलेगा, लेकिन वो जो स्मारक है एक कुछ सीमित तक कि बाबा यहाँ पर फॉरेन ने फंडिंग लगाया, बस ये बना हुआ है। तो ये मतलब फंडिंग की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है? यस, होती है। मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप बाहर से फंडिंग ले लो जो आप कार्य कर रहे हो, क्योंकि हम एक वीडियो जब बनाते हैं ना, अमूमन 10 to 20 के अमाउंट स्पेंड होता है एक सिंगल पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर। तो लाइक मेरे मंथ में 20 वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, तो आप सोच सकते हो, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खर्चे वाला। यूट्यूब से कितना आ रहा है? 10-15 हज़ार 20 हज़ार, ज़्यादा नहीं। सेम कहानी। हाँ, तो मतलब यही है कि मतलब यहाँ पर अगर यहाँ के लोग एक रुपया लगाएंगे ना किस चीज़ के लिए, सपोज इस स्मारक के लिए कुछ दान देते हैं, तो अपने बेटे को लेके आएगा, बोले कि मैं इस स्मारक में देख कितना दान दिया है, ये ऐसा वो अट्रैक्शन जो रहता है, मतलब भारतीयों का पैसा लगाए, इसके लिए भारत के लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आप ऐसे स्मारक देखोगे तो कई सारे स्मारक लॉक्ड होते हैं, जो फॉरेन कंट्री फंडिंग करता है ना, वो लॉक होते हैं, उसके अंदर जो अपने बुद्धिस्ट लोग होते हैं जो यहाँ के, उनको अलाउड भी नहीं करते। तो ये चीज़ अगर इंडिया में है और इंडिया के लोगों ने इससे बनाया, तो हम क्यों वो बाहर से डिमांड करें?
कि मतलब मैं भी खुद अगर ये स्मारक मुझे यहाँ के लोगों को जगाना है तो मैं क्यों यहाँ के लोग क्यों ना इस कार्य को सहकार्य करें, क्यों हम उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब कुल मिला के ये बात है कि अगर हमें ना एक तो स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती, कोई कुछ अपना ऐड दे दे, कोई फिल्म कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका ऐड दे दे, वो भी नहीं मिलता, मुझे भी आज तक नहीं मिला। तो वो अगर ऐसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना तो मुझे लगता है कि कुछ राहत मिलेगी हमको। और दरअसल में ये हुआ था, अभी कैसा है और आगे कैसा होगा, इसका जो पूरा एक एनालाइज है ना सर, समाज के सामने रखना जरूरी है। क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना इतिहास कभी नहीं बना सकती। बाबा साहब स्वयं एक स्टेटमेंट कह रहे हैं, और बाबा साहब ने 1956 में हमें धम्म की विरासत दी है। और ये सारे मॉन्यूमेंट्स देश में निर्माण हुए, मतलब करोड़ों बौद्ध स्मारक निर्माण है, करोड़ों उस समय के जम्बूद्वीप में, वो करोड़ों स्मारकों के ऊपर सिर्फ हमारा हक है। हम हमारा हक कभी मतलब बताते ही नहीं। मतलब जो बोला जाता है ना 84,000 स्तूपा थे, तो वो आप दिखा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक बहुजन जर्नलिज्म करना बड़ा कठिन काम होता है, और अगर कोई फीमेल जर्नलिज्म कर रही है तो उसको बहुत ही यार ट्रोल भी किया जाता है और परेशान भी किया जाता है। ये मेरे लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, जब मीना कोटवाल जी से मैं बात कर रहा था उनके घर पर जाकर। तो मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जब ये ट्रोलिंग होती है तो डिप्रेशन सा फील नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार सब छोड़ छाड़ के बंद कर दूँ मैं? थैंक यू अंजुल। डिप्रेशन हुआ था, बहुत हुआ था। अभी नहीं, ट्रोलिंग पर नहीं हुआ था। मैं बता रही हूँ, जब मैं एक इंटरनेशनल मीडिया में थी तब भी वो एक ट्रोलिंग ही थी कि आपको बदनाम नाम ले किया सकते हो आप? BBC में थी मैं, बहुत लोगों को पता है यहाँ पे। तो वहाँ पर भी वो ट्रोलिंग ही थी कि आपको क्या हो गया कि अच्छा कि आपको काम नहीं आता, आपको सोशल मीडिया पे बदनाम किया जाएगा। तो वो मेरे लिए एकदम नया था, और इतना डिप्रेशन हुआ था कि सुसाइड करने की भी सोची थी मैंने। तो वो सारी चीज़ें वो भी ट्रोलिंग ही थी। जैसे अभी बता भी रही थी कि भूमिका कैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अगर आप कोई दलित पहुंच जाता है, क्योंकि एक ही तरह के लोग हैं वहाँ पे, सवर्णा ही हैं, एक तरह के लोग हैं, एक ही तरह का काम आ रहा है, उसके बीच में अगर आप पहुँच जाते हैं तो वो आपको ट्रोल ही करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो वाला डिप्रेशन हुआ था। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना शुरू किया, और अपना शुरू करने के बाद भी ट्रोलिंग नहीं रुकी, उसमें भी ट्रोल किया मुझे। और दुख तब होता है जब अपने ही लोग आपको ट्रोल करते हैं, बहुत दुख होता है उसमें। अगर आपको कोई शिकायत है, अगर आपको कुछ कहना है, तो आप मेरे पास मेरा कॉल नंबर जो है पब्लिक हो रखा है, मेरा फ़ोन नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है, मेरे सारे सोशल मीडिया के इनबॉक्स DM सब खुले हैं, आप मुझे फ़ोन बोल सकते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत है। लेकिन नहीं, उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल करना है, मीना कोटवाल ने ये किया है तो उसको छोड़ा कैसे जाएगा। तो एक तो वैसे ही महिला पत्रकार है ही नहीं, खासकर जो दलित बैकग्राउंड से आती हैं, जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आती हैं, वो तो है ही नहीं। ऊपर से अगर वो कुछ काम करने की कोशिश कर रही है तो उसमें भी एक तरफ के लोग तो ट्रोल कर ही रहे, हम तो उनसे शिकायत ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है। इंजीनियर स्नेहा है, और मैं ना इनको काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, और मुझे अभी पता चला कि आप आवाज इंडिया में भी काम कर रही है। कब से कर रही थी आवाज इंडिया में काम? आवाज इंडिया में मैं 2016 में मैंने काम किया, महाराष्ट्र में नागपुर में है आवाज इंडिया का। उसके बाद मुंबई में खुला था, तो मैं नागपुर में मैंने ज्वाइन किया था। जस्ट मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ था और रिजल्ट पेंडिंग पड़ा था, तो उस टाइम पे वैकेंसीज निकली थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट थे और कुछ अटैचमेंट भी था सोशल मूवमेंट से, तो मुझे लगा कि चैनल के इससे हम लोग शायद समाज तक पहुंच सकते हैं ठीक से। तो मैंने आवाज़ इंडिया ज्वाइन की और काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला। मतलब जो केजी और जो कह रहे सीनियर केजी, जूनियर केजी, सारी चीज़ें जो आवाज़ इंडिया ने सिखाई है। उसके बाद जाकर आज हम मतलब खुद का चैनल खोल लिया था। हाँ, खुद का। मतलब ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला कि ना आपने हमारे से सीख कर और आपने ही खोल लिया बिजनेस? नहीं, वो सर ने मुझे, नहीं, ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं। खासकर मैं नाम लेना चाहूँगी अमन सर का, उन्होंने मुझे कन्विंस भी किया था, क्योंकि मैं पॉलिटिकल मूवमेंट में काम करती थी और बहुजन समाज पार्टी की मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। अच्छा, उसके पहले मैं युवा विंग संभालती थी। तो इस वजह से मैंने सर को छुट्टी के लिए कहा था, तो सर ने मुझे कहा कि आप मतलब इलेक्शन के लिए आप छुट्टी ले रहे हो तो आप ज़्यादा दिन का ना लो, 2-4 दिन का लो, वापस आ जाओ काम पर। तो मैंने कहा कि सर इलेक्शन है और जिम्मेदारी रहेगी, तो मैंने 15-20 दिन की छुट्टी बोली थी। सर ने कहा कि देखो आपको मीडिया में ही आपका करियर है। सर की बात काट कर मैं निकल गई, और हालांकि हमने कॉर्पोरेटर्स भी जिताया साथ, लेकिन उसके बाद वापस जो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई शादी होने के बाद, फिर लेक्चरशिप में गई। मतलब इंजीनियरिंग नहीं सोचा मैंने करियर करने का, लेकिन बाद में वापसी जो मेरी मीडिया से ही हुई, तो मुझे अभी भी जो है अमन सर की बातें याद आती है। और वही जो टर्निंग पॉइंट रहा होगा
कि उनका भी यही मानना था कि हमारा करियर जो है वो भले ही मैंने इंजीनियरिंग किया होगा लेकिन मेरा करियर शायद पत्रकारिता में हो सकता है, ऐसा उन्होंने शायद भविष्य में देख लिया होगा ये कह सकते हैं, मतलब फॉरकास्टिंग उनका अच्छा रहा होगा और वापस हम वही उसी से शुरू करते हैं। आपको भी ट्रोल किया जाता है? नहीं, अब तक तो मुझे कभी ट्रोल तो नहीं किया गया, लेकिन काफ़ी दिक्कतें होती है क्योंकि हम उस सिस्टम से आते हैं जो कहता है कि नारी ताड़न के अधिकारी, नारी नरक का द्वार, या फिर ये कहा जाता है कि नारी को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, वो आज़ाद नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा किसी न किसी के विषकन्या इस तरह के बोला जाता, मुझे तो बोला जाता है विषकन्या है, हाँ मुझे बोला जाता है मैं विषकन्या हूँ और मैं विधवा विलाप कर रही हूँ, इस तरह की चीज़ें मुझे बोलते हैं और वो अपने ही लोग कहते हैं मुझे। मतलब उन लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि आप बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं, बाबा साहब हमेशा महिलाओं को बढ़ाते हैं, ठीक है, आप बढ़ाना तो दूर की बात, आप उन पर ही जो है इस तरह के शब्द जो है उन पर मढ़ रहे हैं, तो आप कौन से अम्बेडकराइट हैं? इस तरीके से हमारे भी लोगों में है। हम हमेशा बात करते हैं कि मनुवादी वो लोग हैं जो इस देश के अंदर मार्जिनाइज जो पीपल है उनको मुख्यधारा में नहीं आने देना चाहते, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे नौकरियों में हो, राजनीति में हो या मीडिया में हो। लेकिन कुछ लोग हमारे भी बीच में रहते हैं, लेकिन उनकी जो मेंटलिटी हम कह सकते हैं, उनकी जो सोच है उस पर आज भी मनु सिस्टम जो है वो कायम है। ये इस पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोच जो बनती है उस सोच से हमेशा जो सोच से ही ताकत मिलती है, लेकिन अगर वो सोच मनु सिस्टम से बनी हुई रहेगी तो हर समय में दिक्कत होगी, और ये महिलाओं को ही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, पुरुषों को भी होगी। जो समतामूलक समाज की बात करेगा उसको भी दिक्कत होगी। तो भूमिका, आपको कभी ऐसे ट्रोल किया गया है किसी चीज टॉपिक को लेके, या इंटरनेशनली कोई ट्रोल करता है क्या? अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं, ऐसा कोई फील किया? हाँ, अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हो तो आप वैसे ही खराब हो, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट का ही अभी तो मतलब रेपुटेशन अच्छा नहीं है उसका। नहीं, मतलब इंटरनेशनली कि तुम एंटी इंडिया चीजें बोल रहे हो, तुम एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हो और ये सब। लेकिन आई थिंक कपल ऑफ पॉइंट जो मुझे लगता है दोनों से मैं 110% सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुझे भी लगता है कि इंटरनली भी हमारी कम्युनिटी को और मेहनत करने की ज़रूरत है, स्पेशली मैन ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि वो मतलब पेट्रियार्की निकल आती है और वो रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। तो फिजिकली भी मतलब अगर आप इंटरनेशनली भी कवर कर रहे हो, आप फोटो खींचने जा रहे हो, मतलब जैसे AP के लिए मैं फोटो खींचने जाती हूँ, इंटरनेशनली फोटो खींचते हो, आधे घंटे में आपको मतलब वो इंटरनेशनली वायर होती है, उसमें भी मेल फोटोग्राफर्स विल होल्ड योर थाई, विल गेट ऑन यू, मतलब इट्स ऑल लाइव में बिल्कुल ऐसी कमर पे हाथ डाल, इट्स वेरी फिजिकल इनफैक्ट। तो ऑल ऑफ दैट इज वेरी मतलब इज इनरेजिंग, मतलब गुस्सा आने वाली चीज़ है। लेकिन उस टाइम पे तुम्हें अपनी फोटो चाहिए होती है, तो तुम धक्का मारते हो, तुम बोलते हो मैं अपनी फोटो उठाऊंगी पहले, क्योंकि तुम थोड़ी किसी मतलब वहाँ पे आप लड़ाई नहीं कर सकते ना कि तुम मेरे थाई पे हाथ रख के क्यों उठ रहे हो, ये सब चीज़ें तुम नहीं कर पाते हो। दूसरी चीज़ ये भी कि आई थिंक इंटरनली भी आई थिंक मैन ऑफ द कम्युनिटी, मेरे भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें मैन विल नॉट शेक योर हैंड कि नो मैन और मैन हम तो मतलब, तो आपको फील होता है एकदम से कि ये मेरे साथ अनटचेबिलिटी हुई है अभी। You realize that this is, you know, somebody just treated me like an untouchable, and you realize, and irrespective वो हो सकता है वो आदमी कोई भी कम्युनिटी का होगा, तो this happened with a Dalit man by the way, but वो एकदम से you realize that you know because हम human, हम फीमेल बॉडीज हैं, हमारे साथ वैसे मतलब या तो they will, तो ये सब आपको जनरली डे टू डे लाइफ में रिपोर्टिंग ना करते हुए भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जो अदरवाइज भी आई थिंक हमारी सेक्सुअलिटीज़ पे, हमारी पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ बढ़ाई जाती है लाइफ में कि ओ ये मतलब। तो आई थिंक वो एक चीज़ है जो आई थिंक फीमेल जर्नलिस्ट को, स्पेशली फीमेल जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी से आते हैं, हमारे ऑफिस में भी बोला जाता है कि वो दलित पत्रकार बनना चाहती है, एक्सट्रीमिस्ट है, सिर्फ दलित रेडिकल चीज़ें बोल रही है, तुम्हें और कुछ नहीं आता है, मतलब। एंड आई थिंक नीना के जो एक्सपीरियंसेस रहे थे BBC में, आई थिंक मेरे बहुत सिमिलर इंस्टेंसेस रहे कि आई वाज लिटरली मतलब सिद्धेश रियली हेल्प मी आउट दैट टाइम, क्योंकि मैं आई वाज लिटरली मतलब मुझे आई हैव टू टेक मेडिसिन बिकॉज इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग एज वुमेन जर्नलिस्ट फ्रॉम दलित कम्युनिटी वी ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर बिकॉज वी नो हाउ हार्ड इट इज, जो हमें बाकी सपोर्ट किसी और कम्युनिटी से ना मिले या किसी और लोगों से ना मिले, हम कोशिश करते हैं कि आपस में वो दे पाए। मतलब दलित फीमेल और जर्नलिस्ट कठिन काम। हाँ, देखिए गाली तो किस पे बनी है, दलितों पे बनी है, महिलाओं पे बनी है, और हम तो दोनों ही ढांचे में फिट हो रहे हैं ना। हाँ, नहीं बोलिए। एक्चुअली हम लोग इतना भरे हुए हैं ना, इतना भरे हैं तो निकल रहा है धीरे-धीरे। एंड आई थिंक हम लोग सबको ही आई थिंक हमारे पास कोई भी वुमन
दलित कम्युनिटी की ओबीसी कम्युनिटी कोई भी वुमेन जो हमको रीच आउट करती है, हम उनको हेल्प करने का कोशिश ही करते हैं। हमारे एंड पे अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हम बताते हैं कैसे करना है, जर्नलिज्म पढ़ना है कैसे करना है, ये चीज़ें पढ़ो, ये करो, हाँ एंट्रेंस एग्जाम दो, बेस्ट कॉलेज में जाओ। मतलब हम लोग अपने एंड से बहुत कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं, मतलब हमें एज अ दलित वुमेन वी नोबडी हेल्प्ड अस, नोबडी टोल्ड अस व्हाट पाथ टू टेक। मतलब इवेंचुअली आप अगर अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जा रहे हो, वहाँ देयर इज नो मतलब इतना अजीब तरह से सटली अब्यूज जो होता है, आई थिंक हमारे साथ वो बहुत ही सटल पेट्रियार्की, बहुत ही सटल कास्टिज्म, वो डील करने के लिए भी यू नीड ईच अदर सपोर्ट। तो हम लोग भी बैक चैनलिंग में भी सपोर्ट अदर वुमेन, वी ट्राई टू टेल देम कौन से एग्जाम्स दो, कौन सा ये भरो, फॉर्म भरो, तो वो सब चीज़ें भी हम मतलब वी ट्राई टू डू ऑल ऑफ दैट बिकॉज nobody is there to support us, or I think in the end of the day nobody else understands also. It is only us that हम लोग आपस में ही एक दूसरे को फिर सपोर्ट करने लगते हैं कि कैसे हम एक दूसरे का कंधा बनते हैं। नहीं, ऐसे है कि जैसे हम अम्बेडकराइट भी कहते हैं, जैसे कि जो पुरुष प्रधान संस्कृति जो कह रहे हैं देश में, लेकिन जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहता है, तो मेरे अनुभव तो ऐसे है कि जो अपने आप को ज़्यादा अम्बेडकराइट कहता है या फिर ये मानता है, वो सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो है सार्वजनिक जीवन में आने से रोकता है, सामाजिक जीवन में आने से रोकता है। मतलब वो चाहता है, मतलब वो बताता है अपनी बातों में, मतलब बखान करेगा कि महिला सशक्तिकरण की बखान होगी, महिला उसकी बहन की बारी आती है, उसकी पत्नी की बारी आती है, तो वो जो है वो जो अपने कदम है वो पीछे ले लेता है। और ये सारी चीज़ें हमारे समाज में उन लोगों में दिख रही है जो अपने पढ़े लिखे अपने आप को कह रहे हैं हम इंटेलेक्चुअल है, सोशल है, काफ़ी काम करते हैं, सामाजिक जीवन में उनका अच्छा खासा नाम है। इतना ही नहीं, मेरे अनुभव तो सामाजिक जीवन में ही नहीं, राजनीतिक जीवन में भी रहा है, क्योंकि मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आकर अभी मैंने बैकफुट पर आ गई, तो उसमें भी जैसे कि पार्टी का नाम भी लेना चाहूँगी, बहुजन समाज पार्टी है, नेता आपकी महिला है, कोई महिला नेता, अरे यार महिला नेता के नीचे सेक्टर बनाना है, बूथ बनाना, महिला नेता के नीचे। तो बीएसपी की जो मेन लीडर है वो भी फीमेल ही है ना? वो भी फीमेल है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब हमें हमारा मनु सिस्टम जो है वो अम्बेडकराइट में भी हो गया है, तो अभी वो ऐसा कह सकते हैं कि वो अम्बेडकराइट बनाम मनु सिस्टम के लिए काम कर रहा है। और ये चीज़ें उन लोगों में हैं जो अपने आप को क्वालिफाइड अम्बेडकराइट कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन के सिपाही कहते हैं, तो ये भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये बदलाव नहीं होगा, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं आप महिला नेता को, अरे हम कैसे मानेंगे, उनका आदेश मानना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी होगा, आदेश कुछ और होगा, काम कुछ और होगा, ये चीज़ें भी होती है। और ये हम जो लोकल क्षेत्र में देखते हैं वहाँ पर भी होता है, सामाजिक जीवन में भी होता है, सामाजिक संगठन बनते हैं, उसमें भी महिलाओं को जो है जो सामने किया जाता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग का अधिकार उनको नहीं है। जब हम गांव देहात में जाते हैं तो महिला की जो रिज़र्व सीटें होती हैं, तो रिज़र्व सीटें पर महिला जो है चुनकर आ जाएगी, लेकिन वो अपने भी नहीं देखती है, उसका पति ही सारा काम निपटा देता है बस। लेकिन कौन है सरपंच, तो फलानी महिला है, लेकिन महिला का नाम नहीं बताएंगे। जब हम पहुँचेंगे कौन है, तो महिला राखी है सरपंच, लेकिन जब हमसे मिलने आएंगे तो उनके हस्बैंड मिलने, मैं सरपंच हूँ, अरे राखी तो महिला थी भाई तुम्हारे गांव में। मिशन मूवमेंट नहीं मालूम उनके लिए, फुले शाहू बाबा साहब नहीं मालूम, लेकिन जिन्हें मालूम है वहाँ पर भी हो रहे, तो काफ़ी शोकांतिका। ये इन तमाम चीज़ों से लड़ना तो है और कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जितना आपके लिए किया है, इनके लिए किया है, इनके लिए किया, हमारे लिए भी किया है, तो हमारा काम तो है कि हम तो कंट्रीब्यूट करेंगे भाई। उसके लिए अब हमको लड़ाई लड़नी पड़े, संघर्ष करना पड़े, या अब जो भी है थप्पड़ उप्पड़ भी लगाना पड़े तो लगा दें। मतलब ये सोचिए कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो ऑलरेडी अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जो उनकी महिलाएं हैं वो अपने ही लोगों से, अपने ही हस्बैंड से लड़ाई लड़ रही हैं। कई सारे सवाल हैं, अभी सवाल पूछे जाएंगे, रुक जाइए। कोई औरत जो सवाल पूछना चाहे ऑडियंस में, आपकी वाइफ कोई सवाल पूछना चाहे। मैं एक काम करना चाहता हूँ कि इनके लिए एक अच्छी से ताली बजाना चाहता हूँ ताकि इनको मोटिवेशन मिले। और एक और चीज़ कि मेंटली मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत स्ट्रांग है, जो हम लोग हैं, लेकिन मेंटली इट इज मतलब हम लोग बहुत
बहुत टॉर्चर हुए जाते हैं और हम मतलब समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू स्लीप। मतलब मैं और मीना जब से मिले भी नहीं थे तब से एक दूसरे को रिट्वीट कर रहे हैं बिकॉज वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ जर्नलिस्ट। मतलब हम लोग देयर आर नाइट्स हम सो नहीं पाते बिकॉज और हम लोग अपना काम भी मतलब वी आर गुड रिसर्चर्स, हमें गलत भी नहीं हो सकते, हमें सही चीजें भी लिखनी है, हम पढ़ भी रहे हैं। हम ऐसे लिख के मैंने तो कम किया है कि मैं कहीं लिखती थी फिर डिलीट। जहाँ भी गड़बड़ है वहाँ क्वेश्चन करो, यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग इवन एट योर होम। यस यस। आप लोगों ने इन दोनों टर्म में से कास्टिज्म और पैट्रियार्की, इन दोनों में से किससे ज्यादा दिक्कत हुई आपको ग्रो होने में? पैट्रियार्की की नहीं गई, किसी की भी नहीं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, यहाँ जितने भी बैठे हैं उसमें भी कहीं इन दोनों में से ऐसे आपको ग्रो होने में इन दोनों में से सबसे ज्यादा दिक्कत किससे लड़ने में? ऑब्वियसली पैट्रियार्की की बचपन से वही दिखता है। कास्टिज्म हम लोग बहुत बाद में समझे हैं, मुझे आई थिंक मैं भी मीना के साथ एग्री करूंगी। आई थिंक मतलब एज अ कम्युनिटी लेवल पे कास्ट हम लोग भी कोशिश करते हैं बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कास्ट मुद्दा रहे और इसलिए हम लोग कास्ट मुद्दा रहे इसलिए हम लोग भी अपनी बातें उतनी नहीं बोलते। बट अदरवाइज पैट्रियार्की हमें बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती है। आई थिंक मोर देन कास्ट ऑल्सो। स्नेहा नहीं, मैं सहमत हूँ। मैं भी मेरा भी यही अनुभव है कि पितृसत्ताक पद्धति से हम ज़्यादा ग्रस्त हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन में जब आए तो हमें पता था कि हमारा दुश्मन जो है वो जातिवाद है, हमें पता था कि वर्ण सिस्टम से हमें लड़ना है, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे ही पुरुषों के साथ भी हमें कभी ना कभी जो है दो बात करनी पड़ेगी या फिर उनसे लड़ना पड़ेगा। एक चीज ऐड करना चाहूंगी बस, जर्नलिज्म में ना हम लोग को दोनों साइड से खींचा जाता है। अगर आप मेन स्ट्रीम या इंटरनेशनल मीडिया में काम करो, ओ तुम हमारे इश्यूज नहीं लिख रहे हो, तुम हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हम अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं पहले तो दूसरी चीज ये है कि मतलब तो बाकी लोग बोलेंगे तुम ये नहीं लिख रहे हो। ऑफिस में हमें बोला जाता है तुम सारे दलित इश्यूज के बारे में बोल रहे हो, तुम सिर्फ यही टॉपिक्स ला रहे हो, तुम सिर्फ यही बोल रहे हो। तो हम लोग को अपने इंडिविजुअली ब्रेन यूज करके जो हमें लगता है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हमें वो एजेंसी भी होनी चाहिए कि हम ये अभी हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट है और हम वो लेंस से करना। यहाँ पर है ना लोकेश पूजा जो है वो ये जो पूजा आप लगाते हैं आपकी वाइफ का नाम है? जी मेरी वाइफ का नाम है ये। मतलब आप बिल्कुल मानते हैं कि आपकी वाइफ मतलब महिलाओं को भी आगे रखना चाहिए? क्या कारण क्या है? कारण यही है, मैं बैठ के बात करूँ? हाँ बिल्कुल बैठिए ना। कारण यही है कि आप यहाँ सारे जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी को इस बात की पूरी जानकारी होगी कि बहुजन आंदोलन में महिलाओं का पूरा योगदान रहा है, उनके हस्बैंड के साथ भी। ऐसा नहीं है कि बहुजन आंदोलन को केवल पुरुषों ने संभाला है। जब हम तथागत बुद्ध की बात करते हैं तो तथागत बुद्ध ने जब दुखों की मुक्ति का मार्ग खोजने का जब उन्होंने निर्णय लिया तब उनका साथ पूरा यशोधरा ने भी दिया। यही बात जब आगे चल कर के हम आते हैं तो ज्योतिबा फुले ने जब ठाना इस देश के अंदर जो जातिवाद उसको ख़त्म करना है तो उसका पूरा योगदान जो है सावित्रीबाई फुले ने दिया। और यही चीज़ आगे चल कर के हम बाबा साहेब और रमाई में देखते हैं। तो ये जो बहुजन आंदोलन है ये किसी एक के कंधे पर चलने वाली चीज़ नहीं है, ये चलेगा तो दोनों के कंधे पर चलेगा, वो महिला भी है पुरुष भी है। तो अभी हमने जो पैनल बुलाया वो एक आर्टिस्टों का पैनल है और बहुत बेहतरीन है। मतलब उनको देखकर मैं इंस्पायर्ड हो जाता हूँ और ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर आप लोग जो अपने पेंटिंग्स या अपने ड्राइंग्स जो शेयर करते हैं ना, ये काफ़ी दूर तक जाता है ये बात। क्योंकि आप अगर एक स्पीच शेयर करते हैं, रिटर्न में कुछ लिखा हुआ शेयर करते हैं, वो एकदम दिमाग में नहीं जाता है। बट अगर सामने कुछ एक ऐसा फ़ोटो है या फिर ऐसी कोई पेंटिंग है जिसे देखते ही हमें एक अंदर से ऊर्जा मिल जाए, वो काम आप लोग करते हो। तो ये आपने कभी जातिवाद फील किया इस चीज़ में, या जो आप काम कर रहे हो प्रोफेशनली काम कर रहे हो वहाँ पे काम मिलना बंद हुआ आपको? विष्णु और शिव के बिना जो है आर्ट हो ही नहीं सकती है। तो आप हमेशा उधर, तो आपको जाति जो है वो वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आप देखते हो कि आपके जो लोग हैं वो जिनको फॉलो करते हैं उन्होंने तो कभी आर्ट ही नहीं बनाई है। तो आप अपने आप को वहाँ से डिटैच समझने लगते हो, क्या शायद ये जगह मेरे लिए है ही नहीं, कि यहाँ ना मेरी कहानियाँ हैं ना यहाँ मेरे लोग हैं, अब मैं यहाँ पे कैसे कनेक्ट करूँ। अब ये सबसे एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं अहमदाबाद और बॉम्बे में। पहले दिन मतलब अब जनरली ये बोलते हैं कि बॉम्बे में डिज़ाइन स्कूल्स के अंदर जो है वो जातिवाद नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। कोई वहाँ पे ये नहीं पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है, वहाँ अपनी जाति बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को, अब मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं पहले दिन कॉलेज गया और एक हमें घर जो पसंद आया था, क्योंकि वहाँ हॉस्टल नहीं था तो एक घर रेंट पे लेना होता है, तो 14वें माले पे घर था। और मैं कभी ऐसा बम्बई में और ऐसा कोई
हाई राइज बिल्डिंग मैंने कभी देखी नहीं, तो मैंने हवा बढ़िया चल रही है, मेरे को ये घर लेना है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसको। अब वो मैं अकेला नहीं ले सकता हूँ, 4 लोगों को मिल के उस घर को लेना पड़ेगा। सारी बातें हो गई वो तो। अब उसमें एक लड़का खड़ा होता है कि मेरा नाम गौतम कुमार है, मैं बिहार से हूँ और मैं भूमिहारी ब्राह्मण हूँ। उसके बाद दूसरा बच्चा बोलता है मेरा नाम सुमित रंजन है, मैं यहाँ से हूँ, मेरी जाति यहाँ है। अब चौथी बारी मुझ पे आती कि भाई अब तुम भी अपने आप बताओ, कोई पूछ नहीं रहा है तुमसे की है। अब ऐसा लगता है कि आपके तो समाज ने कुछ किया ही नहीं है कभी, तो आप धीरे धीरे डिटैच होने लगते हैं कि यार शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ, शायद मुझे साइंस ही ले लेना चाहिए था, या कॉमर्स ही ले लेना चाहिए था, या लॉ ही पढ़ लेना चाहिए था। वहाँ कम से कम कुछ तो एग्जाम्पल है, कोई तो बारे में बात कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे अब आपको उस लाइब्रेरी के अंदर नहीं मिलेगा वो एस्थेटिक जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वो एस्थेटिक मिले कुछ 6000 किलोमीटर दूर, जब मैं इटली गया पढ़ने के लिए, जब मैंने वहाँ पे रोमानी लोगों का आर्ट देखना शुरू किया, या फिर जब मैंने जो ब्लैक अमेरिकन है उन लोगों की आर्ट देखनी शुरू की, मुझे लगा कि यार वो लोगों में मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ रैदर देन जो मेरे खुद के प्रोफेसर है या जो मेरी खुद की लाइब्रेरी में है उससे। तब मुझे समझ में आया कि बाबा साहेब का जो ग्लोबल सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल फिट होता है। अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ, तभी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। NID की जो स्थापना थी वो 1962 में हुई थी और रिजर्वेशन है, बट अभी तक मेरे आने तक से पहले तक कोई वहाँ पे बाबा साहेब का पोर्ट्रेट नहीं बनाता था। वो आपको वाकई में ये महसूस कराते हैं कि आपके जो आइडल्स हैं वो इस लायक ही नहीं है कि आप उनको आइडलाइज करें, और यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिराना शुरू करते हैं। फिर हम ब्राह्मणवाद की तरफ जाना शुरू करते हैं। मेरे ब्राह्मणवाद की एक निशानी जो मैंने पहले सेमेस्टर में बनाई थी, ओम रुद्राय नमः, कि यार मेरे दोस्त तो बन जाएंगे इससे कम से कम, ये मतलब इसलिए बनाया। हाँ, कि इससे मेरे दोस्त बनेंगे, वरना तो मेरी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बाबा साहब की बात कर रहे हो, हाथ में हाँ बिल्कुल ओम रुद्राय नमः। और ये मैं इसमें कोई वो नहीं करता, मैं ना उसको चेंज कर पाऊंगा। मैं इतना बड़ा इतना तो आर्ट समझता हूँ कि मैं उसको आज भी कपड़े तुरवाऊं क्या आपके? कि मैं इसको ओम बुद्धाय नमः करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको कराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा सच है। यही सच मैल्कम एक्स का भी था, जब वो वाइट अमेरिका में अपने बाल प्लेन करके घूमता था कि मैं ब्लैक ना लगूं, बट उसको उसके जो ब्लैक लोग हैं ना उन्होंने गाली नहीं दी जिस तरीके से गाली मुझे मिलती है हमेशा। आते ही सबसे पहले कोई मेरी स्टोरी तो समझो, कभी तुम मेरी स्लीव पूरी ऊपर कराओगे तो मेरा आखिरी बुद्ध बनता है। तुम वहाँ तक आओ तो तुम इतने करीब तो आओ कि तुम वहाँ तक देखो। मैं आपको बताता हूँ जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है, जब मैंने शुरू किया बाबा साहेब को बनाना, और मेरी प्रिंट की कॉस्ट महंगी है, बहुत महंगी है, मैं भी नहीं कर सकता। बट वो महंगी इसलिए है क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार जब गांधी लाख का बिक सकता है तो अंबेडकर क्यों नहीं बिक सकते? अंबेडकर तो गांधी से बहुत बड़े हैं। उन्होंने तो अपने कपड़े उतारने की बात नहीं की, उन्होंने तो बोला कि हम जो है देश के जो सबसे ज्यादा जो बिना कपड़ों के रहने वाले लोग हैं उनको कपड़ा पहनाना चाहते हैं। तो उस पर मेरे को एक बार एक डिजाइनर सज्जन ने ये बोला कि भाई यार अंबेडकर का पोस्टर बनाते हैं तो 100-150 रुपए का होता है, इतना महंगा तब मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं बाबा साहेब का एक दिन ऐसा आर्ट वक्त इतना तो वो क्रिएट करूंगा कि वो जो है हाई आर्ट जिसको बोलते हैं, जो एक्सपेंसिव आर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें माना जाएगा। अभी 2 दिन पहले इंडिया आर्ट फेयर हुआ। इंडिया आर्ट फेयर में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं था हमारा, लेकिन अगर आप देखेंगे ना सिर्फ 5 दलित आर्टिस्ट भी थे अगर वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे रौला मचा रखा था। जो परफॉर्मेंस होती है ना, जो हिंदुस्तान के अंदर कोई इंडियन आर्ट मूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि बामनों ने होने नहीं दी, क्योंकि उनके पास ये मुद्राएं हैं बस 4-5 चीजें, उसके अलावा उनके पास कोई स्टोरी ही नहीं है। स्टोरी हमारे पास है। अब 70 साल के बाद जब हम स्टोरी लेके आ रहे हैं तो हमें बर्लिन में भी पूछ रहे हैं, वियना में भी पूछ रहे हैं, हेग में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि अब हम पहली बार स्टोरी लेके आ रहे हैं। अभी तक आप घिसा पिटा चलाते आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो अब जो टाइम आ रहा है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है, और ये चैलेंजेस हम ले सकते हैं लोगों की कि भाई 100 का नहीं तो भाई इतना है कि तेरे को अपनी सैलरी से 6 महीने तक बचाना पड़ेगा, उसके बाद तू लेगा। मगर उधर ही दूसरे हाथ पे आप फिर भी जो कैलेंडर होता है ना, जो 20 रुपए का कैलेंडर होता है, जो फ्री में कैलेंडर होता है, उसमें भी आपको मेरे आर्ट वर्क मिलेंगे। वो लोग वो चीज अफोर्ड करने की बात नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट की आर्ट है, तो मूवमेंट के लिए ये है, मगर इसका कोई फायदा नहीं उठा सकते जैसे अभी तक उठाते आ रहे हैं। दलित लेबर, दलित इंटेलेक्चुअल्स का हमेशा से फायदा उठाया गया और हमने हमेशा से उठवाने दिया है। हमने अपनी चीजों को फ्री में जाने दिया है, हम ये सोच के कि हम मूवमेंट के लिए कर रहे हैं। तो मूवमेंट के लिए अपने लोगों के लिए करो, उन लोगों के लिए क्यों कर रहे हो?
आज जो फेमिनिस्ट है, बाबा साहब लेके आए हिंदू कोड बिल, आज के जो फेमिनिस्ट है वो याद किसी और को करते हैं, वो भी दलित लेबर का फायदा उठाया उन्होंने। अब हमें ये असर्टिवनेस दिखानी पड़ेगी कि ये जो लेबर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक लेबर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी विल गेट पेड फॉर दैट, एज सिंपल एज। ये बहुत शानदार लगा सुमित भाई की जो न्यूज़ वीक पर जो आपकी वीडियो वो मतलब आर्ट वर्क यूज़ करते हैं और वो वहाँ उस वीडियो को बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह आपने बोला कि जितने भी बहुजन यूट्यूबर्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके आर्ट वर्क, और उससे उनको भी करते ही हैं करते हैं। मतलब अभी कुछ कई लोग ऐसा फील होता है ना कि कर लिया तो कहीं सिद्धेश गौतम ये ना बोले यार मेरा आर्ट वर्क यूज़ कर लिया उसने। शानदार, आप दोनों की आर्ट वर्क बहुत ही शानदार है। और अभी रिसेंटली जो आपने कल जो बनाया वो बहुत शानदार है, प्रिंट नहीं है हमारे पास, अदरवाइज वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो है बाबा साहब की जन्मभूमि और गुलाब का एक शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया, वो बहुत ही शानदार। और कितना टाइम लगा उसे बनाने में? 1.5-2 घंटा। अगर हम बात कर रहे थे तभी क्लियर हुआ कि क्या कर सकते हैं, तो मैं गया रूम पे और मैंने बनाना शुरू किया। वो एक बार दिल में होता है ना कुछ पैशन, तो फिर वो हो जाता है। और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पैशनेट होने की भी ज़रूरत है। अभी हम भी बात कर रहे थे कि हमें अपने लोगों के अंदर पैशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने अंदर पैशन क्रिएट करने की ज़रूरत है। व्हाट वी आर, हम नहीं इमेजिन कर पाते हैं कि हमारा जो रीच है, जो पहुँच है, वो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है। हमारी सोच इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे बाबा साहब की सोच थी यार, वो आदमी को स्कूल के बाहर रखते थे, वो कोलंबिया चला गया और हम एक अंग्रेजी का शब्द नहीं सीखना चाहते, हम अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहते। मेरी 12वीं तक अंग्रेजी बहुत खराब थी, आज आप मुझसे किसी से भाषण दिलवा लो अंग्रेजी में, बट वही आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको रात भर उसमें जगना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने एक्सेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे। और जब आप वहाँ जाएंगे आपके पास स्टोरीज, आप दिग्गज बन के निकल के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम स्टोरीज जो है वो हमारे ही पास है। और इंग्लिश एक ऐसा माध्यम है कि जिसे हम दूसरों को भी बता सकते हैं, और ये आप भी मानते हैं इस बात को। आप कुछ लाए क्या आर्टवर्क आप बता रहे थे, हैं क्या? ये देखिए पास ऑन कर दीजिए थोड़ा। यहाँ पर आप ये क्या कर रहे हैं? ये आप ही की फोटो है ना? हाँ, ये मतलब कि हो क्या रहा है कि बाबा साहब जो आजकल केवल आप उनको मूर्तियों तक सीमित कर दियो, और बाबा साहब ऐसी विचारधारा है कि जो मूर्ति में कैद होने वाली नहीं है, वो पढ़ने वाली है। आप मूर्तियों के पास जा करके मान अभिवादन आप कर दो, लेकिन सही में अगर आपको बाबा साहब मिलेंगे तो केवल उनको उनकी बुक में मिलेंगे बाबा साहब आपको। तो ये बताना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए शानदार आर्टवर्क है आपका, महिलाओं के ऊपर। टाइम टू रीड जी सर, ये ऐसा है, इसका भी मैं बताना चाहूँगा। क्या है कि अभी हाल फिलहाल में 26 नवंबर बहुत ज़ोर शोर से मनाया गया है, और अगर देखा जाए जिसने नहीं मनाया होगा 26 नवंबर, अगर आपने उनसे पूछोगे कि क्या आपने संविधान दिवस मनाया, लेकिन संविधान को एक बार आपने पढ़ा है, तो शायद हो सकता है उनके जवाब ना में हो। इसलिए मैंने इसका जो कंप्लीट सेंटेंस है वो ये है कि सेलिब्रेशन इज़ ओवर, टाइम टू रीड, कि कार्यक्रम आपका ख़त्म हो गया, अब आप उसे पढ़िए आप संविधान को। ये कुछ इमोशनल कर देने वाला है। ये माता रमाई के ऊपर बनाया था मैंने, जब उनका स्मृति शेष दिवस आता है कि अच्छा, ये जो बनाते हैं इसका मकसद एक तरह से कहा जाए तो बाबा साहब को जिंदा करना भी है, कि बाबा साहब सोच रहे होंगे या बाबा साहब ने कुछ कहा होगा तो उस समय उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, बाबा साहब जब सोच रहे होंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, किस तरह से वो सोचते होंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देख करके बस ये प्रयास रहता है कि बाबा साहब को इस माध्यम से जिंदा कर सके हम, यही है। कोई सवाल पूछना चाहता है क्या? क्या क्या ट्रोल किया है आपको? हर हफ्ते, हर 15 दिन जवाब दिए। ये तो चलता रहता है, बात ट्रोल कर, स्टोरीज की स्टोरीज लिखी जाती है उसके ऊपर, बट वही है ना कि आप किस पे ध्यान देंगे ना। आपको अगर अपना इंटेलेक्चुअल कैलिबर बढ़ाना है तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा। आप अगर उसमें अटक के रह जाएंगे ना, और यही उनकी कॉन्स्पिरेसी है, वो आपको ट्रोल इसलिए करते हैं ताकि वो आपके दिमाग के साथ खेल सके। अगर आप उसमें फंस गए तो आप वो जीत गए। अगर आप उससे, अब आपको उससे बात गाली भी देंगे, माँ की, बहन की, चाचा, ताई, सबकी हर तरीके से वो तुम्हें और भयंकर तरीके से धमकाएंगे भी। मैं तो क्योंकि आर्टिस्टिक वो हूँ तो वो मेरे
फोटोज भी बनाते हैं वैसे, मेरे ही इलस्ट्रेशन को एडिट करके वैसा बनाते हैं, बट मैं उसके ऊपर फिर इंस्टाग्राम में वो भी आता है कि आप प्लेजरिज्म का, मैं बस वो लगा कि मैं किसी को कोई वो नहीं देता हूँ भाई, तुझसे बहुत बड़ा हूं मैं कि तेरे को जवाब दूं। तो सीधी सी बात ये है कि मेरे को तेरी गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे से बहुत बड़ा हूं। मैं कुछ बोलूँ मैं मीना जी से मैं कोट करते हुए बोलूँगा कि मीना जी ने कहा था कि कोई मुझे ट्रोल करता है तो मुझे शक्ति मिलती है। मैं इसके बारे में कहूँगा कि कोई मुझे ट्रोल करता है तो मुझे एंगेजमेंट मिलती है। जितना मैं चाहता हूँ वायरल हो और वायरल होती है उसमें। बस यही कहूँगा जी। तो रेप थ्रेट देते हैं और बहुत सारी चीज़ें और ऐसे फुटेज वायरल करते हैं जिसमें हम नहीं होते, पता नहीं कपड़े कहीं और, नंगी धंगी बहुत सारी इस तरह की भी होती है। आपको किस तरह का ट्रोल किया? हम लोग का वही होता है कि गला काट देंगे, नाक काट देंगे। आपको तो पता है कि मैं लोगों के बीच आया हूँ ही ट्रोल के माध्यम से, जब मैंने वो हारतास वाला बनाया था। मेरा सजेशन है, दो एक ऑब्जर्वेशन है और एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि जो खास तरह के ट्रोलर हैं तो उनसे मैं खास तरह से निपटता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप प्रोफेसर हैं, आपकी भाषा प्रोफेसर जैसी नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि प्रोफेसर की तरह बात करोगे तो जाहिर है प्रोफेसर की तरह ही मिलूँगा। अगर लंपट की तरह बात करोगे तो उसका इलाज कुछ और है। और ठीक है, तो धमकियाँ ये सब तो आम बात है। सब जब आप करंट के अगेंस्ट खड़े हैं तो रेडी फॉर दैट, और कोई इमोशन और कोई सिंपैथी की बात नहीं है। इट इज़ अ वॉर बिटवीन आइडियाज़। तो इसके लिए तैयार रहिए। डरने उन्हें डरेगा जो घर में रहेगा। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज़्यादा ट्रोल मुझे किसने किया पता है आपको? दलितों ने किया, और उसका जवाब मैंने अम्बेडकर नामा से दिया, और उनको शुक्रिया। तो हर समय जो ट्रोल होता है ना, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालिए। टेक इट एज ए चैलेंज, आई विल डू इट। बड़े बड़े प्रोफेसर थे उस ट्रोल में, और आज तक अम्बेडकर पे एक पर्चा ना लिखे होंगे, लिखेंगे भी नहीं, एक रिसर्च आर्टिकल नहीं लिखे होंगे। मैं देखिए, और हमारी जिम्मेदारी एक और है, जो आप कह रहे थे ना, संविधान पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़ेगा सब। 10-20 लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम पढ़ाएंगे। और इस ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इट इज़ वेरी इजी। 3 करोड़ लोग तो हमारा जैसे छोटा मोटा चैनल देख चुका है। अम्बेडकर नामा पे जाके देखिए कितने अम्बेडकर के स्पीचेज लोग क्या क्या लिखते हैं उस पर। क्योंकि हम लोग अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जो चूरन छाप किताब पढ़ के अम्बेडकर बात के बारे में बताता है गलत सब इन्फॉर्मेशन, उसी ने पूरे समाज के इमेजिनेशन को कंट्रोल किया हुआ है। बाबा साहब ने कहा था, कहाँ कहा था तो ये पता नहीं है। चूरन छाप किताब में कह रहा हूँ, आई कोट। तो ये 10 आदमी को चुनौती स्वीकार करना पड़ेगा डिफरेंट लैंग्वेजेज में, है ना। कोई तमिल में उठा ले, कोई कन्नड़ उठा ले, हिंदी अंग्रेज़ी मिला के सब। क्योंकि रिसर्च जो है ना, सब लोग नहीं कर सकते। अम्बेडकर की राइटिंग सब नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ के सही, भले ही 500 लोग सुने, लेकिन 500 लोग सुनेगा तो घर में फैमिली के साथ बैठ के सुनेगा, वो 2500 लोग हुआ। तो आलोचना खाली नहीं करना है, उसको उसी हिसाब से उसको जवाब भी देना है। इतना तो फ़र्क पड़ता भी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये सब जो आर्ट बनाते हैं, तो संभव ये भी नहीं है कि इससे जो है अम्बेडकरवाद आगे बढ़े, और संभव इससे भी नहीं है कि हम जो जयंती का कार्यक्रम करते हैं उससे भी अम्बेडकरवाद बढ़े। उससे केवल जयंतियों से केवल उपासक पैदा होते हैं, मैं ये समझता हूँ। अगर आपको बाबा साहब को पैदा करना है ना, तो आपके आसपास में जो ज़रूरतमंद बच्चे, उनको आप एजुकेट करिए, क्योंकि वहीं से बाबा साहब निकलेंगे। जैसे कि मैं अपनी जगह में कर रहा हूँ, और केवल कर नहीं रहा हूँ बल्कि वहाँ पर मैं प्रयास भी ये कर रहा हूँ कि जैसे कि एक बात उठती है कि अरे हमको अपने बच्चों को एजुकेट करना है तो हमको स्कूल की ज़रूरत है। तो ठीक है, स्कूल आ जाएगा, लेकिन आपके पास जो संसाधन है पहले आप वहीं से चालू करिए। हर गली मोहल्ले में आपको एक बुद्ध विहार मिलेगा, और बुद्ध विहार को अगर उनके संकल्पना ही अगर हम देखें तो बुद्ध विहार का मतलब मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना बिल्कुल भी नहीं होता। बुद्ध विहार का मतलब ही होता है कि आप अपने लोगों को, अपने समाज को और अपने देश में तमाम लोगों को जो है वो आप एजुकेट करिए। जैसे कि नालंदा जो था, तो वहाँ से केवल भारत के अंदर भारत के लोग नहीं पढ़ने आते थे, पूरे देश के लोग पढ़ने आते थे। वैसे आपके जो बुद्ध विहार है,
वहाँ पर तमाम लोगों को बुलाइए, तमाम जो ज़रूरतमंद बच्चे उनको बुलाइए, पढ़ाइए उनको। और जब आप उनको पढ़ाएंगे, जब उनको सिखाएंगे, तभी जो अम्बेडकरवाद जो है वो आगे बढ़ेगा। तब आपकी जो जनरेशन है बाबा साहब को और अच्छे से जानना चालू करेगी। तो मेरा ये भी एक अपील है कि आप अपने आसपास के लोगों को पढ़ाना चालू करिए। इस पर मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मे बी जैसे लोकेश अपनी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देते हैं उसके लिए, है ना, हम में सकते हैं, बट हम इतना एफर्ट दे सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नालंदा हो गया, जो नालंदा एकेडमी है, एकलव्य हो गया, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप इंटरनेट के थ्रू ही अगर 1 घंटे 1.5 घंटे की, हफ्ते के वीकेंड में भी अगर आप दिन में काम करते हैं, पूरे हफ्ते काम करते हैं, अगर आप 1.5 घंटा भी दे सकते हैं अपने हफ्ते का, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप पूरा टाइम नहीं जा सकते कहीं पर, तो आप ये 1.5 घंटा दे के भी बच्चों को हायर एजुकेशन या फिर बैचलर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप लोग ने जो थोड़ा सा भी प्रिविलेज कमाया है वो हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने उसमें। सब शायद लोकेश की तरह उतना दृढ़ संकल्प लेके ना कर पाए, बट हम सबकी इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए कि एक हफ्ते का 1.5 घंटा मूवमेंट को प्रॉपरली बिना सेल्फिश थॉट के दिया जाए, बिना पॉलिटिकल एजेंडा के, बिना किसी भी एजेंडा के, बिना किसी स्वार्थ के। और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद जब आपको दिखता है कि वो बच्चे की ग्रोथ, और वो बच्चा जो किसी एक छोटे से घर में रहता था या रहती थी, वो आज किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या पढ़ रही है, और उसका आपको फ्यूचर दिखने लगता है, तो आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो वो आपको दान पान में ये सब में नहीं मिलेगा, वो खुशी आपको अंदर से मिलेगी। जो लोग दारू पीते हैं वो उनकी दारू थोड़ी कम हो जाएगी, जिन लोगों को कहीं और से कुछ वो मिलता है, वो कहीं ना कहीं वो आपको कॉम्पनसेशन दिखेगा, यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। तो बिल्कुल, मगर सबका देना जरूरी है, तभी हो पाएगा, तभी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो बूंद बूंद से घड़ा तो भरता है, लेकिन बहुत सारी बूंदें लगती हैं फिर उस घड़े को भरने के लिए, तो हमें बहुत सारी बूंदें बनना पड़ेगा। और वो वकीलों में ऐसे केसेस नहीं लड़े जिसमें पैसा है, वो ऐसे केसेस लड़ रहे हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस है उसकी। उन्होंने ब्राह्मण्स के भी केस लड़े हैं, उन्होंने उस टाइम पे ऐसे केसेस लड़े हैं, जो एक ब्राह्मण कपल था जो लोगों को सेक्स एजुकेशन दिया करता था, उनके ऊपर जब केस किया था उन्होंने उन ब्राह्मणों का भी केस लड़ा है कि तुम सही काम कर रहे हो। तो हमें इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा, हमें उस इंसान की तरह एक होलिस्टिक दिमाग रखना पड़ेगा, हमें अपने आप को किसी भी तरीके से लिमिट नहीं करना है, क्योंकि यही कॉन्स्पिरेसी, यही वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम या तो नीले के अंदर रहो, या दलित के अंदर रहो, या इसके अंदर रहो, या उसके अंदर रहो। वो चाहते हैं कि तुम अपने ही लोगों से सवाल पूछो, ये तूने सूट क्यों पहना है, ये तेरा जूता ऐसा क्यों है, ये तो ये वाले अंग्रेजी क्यों बोलता है, तेरी हिंदी ऐसी क्यों है, तुम ये वो तुम्हें ऐसे ही बांटना चाहते हैं, वो हम सबको ऐसे ही बांटना चाहते हैं। इन दी एंड वो हमारी अंदर की जो चेतना है, वो जो अतः दीपो भव जो है बुद्ध का, खुद की लाइट बनने का, वो अगर हम लाइट नहीं बन रहे तो आप कितनी मोमबत्तियां जला लो, कितना अम्बेडकर को माला चढ़ा लो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा उससे। आप मूवमेंट के पार्ट नहीं हो, मेरी नज़र में तो नहीं हो। आप सिर्फ नीला गमछा पहन के, मेरे हिसाब से आप मूवमेंट के पार्ट नहीं हो। मैं जब भी है ना ब्लॉग शूट करता हूँ ना, तो मैं किसी लोकेशन पे जाता हूँ, जैसे बाबा साहब से जुड़ी बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, नहीं तो मैं वहाँ पर है ना यंग लोगों को ढूंढता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ सतारा में बाबा साहब का जो घर था, स्कूल था और घर था, तो वहाँ पर यंग जनरेशन पे क्या असर पड़ा है। तो ऐसे ही हमारे साथ है ना कुछ यंग यूट्यूबर्स, पत्रकार, जर्नलिस्ट हैं, और मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। मुकेश, मोहन, रजत, सुमित, निरंजन, विशाल, मुझे लगता है ये लोग भविष्य हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, किससे करें? यही से कर लें। तो शुरुआत करते हैं विशाल से। विशाल, कैसे स्टार्ट किया ये सब चीज़ें? मतलब जब मैं जितना जानता हूँ, तुम्हारे घर के सामने खेत वगैरह था, छोटा सा घर था, और ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले सभी को जय भीम, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में इवेंट में बुलाया और इस एकता को किया। और आप कह रहे हो कि छोटा सा घर, तो छोटा सा घर था पर वो बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। हाँ। और खुद आईफोन आ गया है, कार आ गई है, खुद की कमाई से उसमें बहुत पैसा भी लगा दिया है। और कैसे शुरू किया वो मैं आपको बताता हूँ। 26 जुलाई 2019 को, क्या? हाँ नहीं, ठीक है। 26 जुलाई 2019 को मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, जिसका नाम बी मिशन TV चैनल है। और आज उस YouTube चैनल के आज ही के दिन
तुरंत 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ी मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा अपना जो फ़र्ज़ है, मैं मेहनत नहीं कहूँगा इसको और ना ही कोई संघर्ष कहूँगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो कोई ना मेरी मेहनत है, ना कोई संघर्ष है, ना किसी पे एहसान है। ये मेरा फ़र्ज़ है जो मैं अपने समाज के प्रति दे रहा हूँ और जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक अपने इस फ़र्ज़ को निभाता रहूँगा। ये मेरा अपनी समाज से वादा है। और जो दौर था गरीबी का, वो अब दौर आएगा नहीं, आगे जो भी दौर आएगा वो तरक्की का आएगा। और मैं चाहता हूँ जिस तरीके से मैंने तरक्की की, मेरे बहुजन समाज के युवा आएँ और अपना फ़र्ज़ निभाएं और ये ना कहें कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एहसान कर रहा हूँ। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, काशीराम साहब जी ने संघर्ष किया, उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया समाज के प्रति। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने समाज पे एहसान करके चला गया। तो उनकी विचारधारा को लेकर, उनकी सोच को लेकर मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। और अब आप मेरे से एक सवाल कीजिए कि ये कीजिए कि आपको कोई टोल क्यों नहीं करता। मैं खुद कह रहा हूँ आपको। अच्छा, ये मनोज अंताजी ने किया है। अब बताऊँ, ये खासकर मेरे दुश्मन तो इतने हैं, कदम कदम पे दुश्मन हैं, वो अपने नहीं हैं। अगर मेरा अपना कोई दुश्मन बनेगा, अगर मेरे कमेंट में ये कहेगा कि तू ऐसा वीडियो क्यों बना रहा है, तो मैं ऐसा वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो उसको तू को तुम में बदलने के लिए उसके कमेंट में अपना नंबर दूंगा कि भाई मेरे से आप तू करके क्यों बोल रहा है, और आप पर उसको लेके आऊँगा। अब वो अपना हुआ था, अपना का मोबाइल था तो वो आ गया। तो जब से यूट्यूब बनाता कि मम्मी जी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मम्मी ने बहुत सपोर्ट पैसा बचा के, जो होता है ना बचा लेते हैं पूरे घर के राशन पानी में से, वो पैसा बचा के मेरे को दिए। और जब मेरे को दिया तो हाथरस वाले जैसे कांड, हाथरस वाली जो घटना हुई, उसमें वो पैसा से हम टेम्पू में लटक के 20-20 रुपये दे दे के वहाँ पे पहुँच जाते। और आज ऐसी बात है 2 साल के अंदर 3 कार मैंने बदल दी हैं। 3 कार बदल दी हैं, 4 व्हीलर। चलो बढ़िया। हाँ, तो ये संघर्ष का दौर है। और कोई आप और हमारे साथ है ना, यहाँ पे लड़का बैठा है निरंजन, ये मुरैना से आता है। और एक टाइम ऐसा था कि ये व्यक्ति जो है ना बोरे उठा रहे थे बोरे। क्या स्टोरी थी? जब मैंने इंटर किया है, इंटर करने के बाद ऐसा लगा मुझे, मैं घर बैठा था, इंटर करने के बाद छुट्टियां थी और लॉकडाउन भी आ गया था शायद, मुझे ऐसा लगता है उस टाइम। तो उसके बाद मैंने सोचा यार गांव में काम चल रहा है तो काम भी कर लो, अब पैसा खर्चा पानी के तो कैसे ना कैसे चलाना पड़ेगा खर्चा। तो मैंने काम किया। फिर मुझे लगा, मैं देखता था आपको वैभव सारे नेशनल दस्तक, यार मैं भी कर सकता हूँ, पर मेरे पास पैसा नहीं था मोबाइल के लिए। तो मैं लगातार 1 महीने काम किया, तो मैंने ऐसे 7,000 रुपये मतलब जुटा लिए। उसके बाद मैं मोबाइल लेकर आया अपने पैसों से। उसी दिन मोबाइल लाया, उसी दिन मैंने चैनल बनाया। अच्छा। उसी दिन मैंने पहला वीडियो डाला अपना। वो मैंने घर में नहीं डाला, बाहर कहीं बना के डाल दिया। उसके बाद आज तक मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं डाला हो। 2019 से आज तक 3000 प्लस वीडियो मेरे चैनल पर आज तक पड़ चुके हैं। देखिए, ये कैसे सोचा तुमने कि ना ऐसा कुछ करना है, मतलब तुम जो कर रहे थे और उसके बाद आज जो कर रहे हो, ये सोचा कैसे? मतलब मेरा तो यही था कि यार थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो कुछ देखेंगे काम वाम, मतलब ये नहीं था कि ना मुझे नौकरी का मुझे आज शौक नहीं है। आज नहीं, पहले भी नहीं था। पहले भी नहीं था। पहले यह था, मुझे लगता था कि नौकरी हम लगेंगे ही नहीं, क्योंकि हम इतने होशियार ही नहीं है कि नौकरी लग जाए। लेकिन लगता है कि आप तुम क्रिएटिव माइंड नहीं हो। कितने लाख सब्सक्राइबर तुम्हारे? मेरे 1,30,000 प्लस सब्सक्राइबर है। तो वो लोग पागल थोड़ी ना जो तुम्हें सब्सक्राइब किया है, कहीं तो तुम्हें है, कुछ तो होगा, देखा होगा उनने। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी मेरे घर वाले सोचते हैं कि बेटा नौकरी लग जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब गांव में और जो रिश्तेदार हैं उनमें रेपुटेशन हमारी अच्छी हो जाएगी। मतलब आज भी मेरे इस काम से मेरे घर वाले उतने खुश नहीं हैं जितने एक नौकरी से होते हैं, भले ही मैं नौकरी से ज़्यादा पैसे उनको देता हूँ। मेरे पिताजी को आज भी ये नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ। उनसे जब कोई पूछा जाता है ना तो बोलते हाँ करता है कुछ, कंप्यूटर में कुछ करता है वो, तो उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इसलिए है ना ऐसा होता है। बट जो तुम कर रहे हो तो तुम सोचो आज जहाँ तुम बैठे हो वो उसी कारण बैठे हो। हमारे साथ सुमित है, इसका घर जो है ना स्लम में है, और स्लम का नाम क्या है? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। आपको पता है हर शहर में एक ना एक स्लम होता है, और वहाँ से एक ना एक भी जरूर निकलता है जिसकी स्टोरी दैनिक भास्कर से लेकर बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, नाम नहीं लूँगा, वो अपने पेज पे लगाते हैं। मेरी शुरुआत तो मेरे को टेक्निकल बहुत अच्छा नॉलेज था बचपन से, और कंप्यूटर मेरे पास बचपन से था 10th क्लास के बाद से।
तो मेरे को यूट्यूब का सब फंडा पता था, इससे पैसे भी आते हैं सब कुछ। तो टेक्नोक्रेटर ब्रदर एक नाम का चैनल था, उसके बाद कई ट्राई किया, सब फेल हुआ। लकीली भैया से मुलाकात हुई, भैया ने आइडिया दिया ये करो उसके बाद मैंने करा। उसके बाद मेरा चैनल थोड़ा चलने लगा। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि अगर मैं ऐसे ही काम करूँगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाऊँगा पत्रकारिता में, मुझे प्रोफेशनली वर्क करना है। तो मैंने बड़े ही जतन से नेशनल यूनिवर्सिटी है MCU, जो कि पूरे इंडिया में बहुत फेमस है, वहाँ से पत्रकारिता करी है न्यू मीडिया क्षेत्र में। उसके बाद मैं फिर फील्ड पे निकला, तो लकीली बहुत लोगों को मेरा काम पसंद आया, जो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है उनको मेरी स्टोरीज पसंद आई। तो वो अभी भी मुझसे स्टोरीज मांगते हैं, मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग मांगते हैं मुझसे। और हालांकि मेरा कहीं नाम भी नहीं जाता है, लेकिन वो स्टोरी मेरी लगती है। मैंने कई लोगों को दिखाया कि मेरी स्टोरी अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर ने लगाई है, कई पॉलिटिशियंस अपने पेज से शेयर करते हैं। तो मुझे सपना है कि बाबा साहब ने मेरे लिए, मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 4 बच्चे हुए तो एक बच्चे का फ़र्ज़ भी निभाऊंगा अपने जीवन में। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे फादर नहीं है, 2001 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये इतना सारा मैनेज कैसे हो पाया? मतलब तुम स्लम्स में रह रहे हो और तुम्हारी एजुकेशन क्या है बताओ जरा। मेरी एजुकेशन, मैंने IHE भोपाल एक्सीलेंस स्कूल से इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स में डिग्री ली है। उसके बाद MCU से मास्टर्स की है, MSc करी है। और पढ़ने का जो है वो बाबा साहब से ही आता है, इंस्पिरेशन मिलती है। समाज के उन लोगों को देखता हूँ जो पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं। और आज मैं बता दूँ, अगर एजुकेशन नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैं YouTube और ये सब कुछ चीज़ को बहुत छोटा मानता हूँ मेरी नज़रों में। मैं एजुकेशन को सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट देता हूँ। और मैं सपना है आने वाले वक्त में जब इतना कैपेबल हो जाऊँगा तो एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा अपनी लाइफ में। उन बच्चों के लिए सोचा है जो तुम्हारे स्लम में रहते हैं, उनके लिए कुछ? हाँ, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरी जो भी अर्निंग होती है उसका मैं कुछ हिस्सा दे रहे हो अभी? हाँ, देता हूँ मैं। इतना अर्न करने लग गए थे? होता है, मेरा फील्ड से इतना आ जाता है कई जगह से, जिससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो मेरे कुछ बैग्स हो गए, किताबें हो गई, ये मेरी बहुत पुरानी बुक्स है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ की मुझे मिलती थी। जो हमारा SC विभाग होता है वहाँ से मिल जाती थी। मेरे कॉलेज बड़े अच्छे थे, अच्छे लेवल के कॉलेज थे, तो मैं दे देता हूँ। और मेरे को क्या खोटे से, आपको पता होगा कि 10-10 बुक्स और क्या बोलते हैं PM कॉपी, बहुत कुछ स्टेशनरी मिलती है, तो मैं इतना यूज़ नहीं कर पाता था। तो मैं उन लोगों को दे देता था, जिन बच्चों को, जो आप समझते हो पन्नी बिन जिनको बोला जाता है, मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी। तो जो भी बचता था मैं उन बच्चों को दे देता था फ्री में। हाँ, इतना कैपेबल नहीं था तब भी दे देता था। और अभी भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए मदद करूँ, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ना ही किसी संगठन से मुझे कोई मतलब है। मेरे को अपने काम से मतलब है। और किसी भी जाति का बच्चा हो, अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। साहित्य के ऊपर वीडियो बनाते हो और वो ऐसा टॉपिक है जिसपे सबसे कम व्यूज आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? मुझे ऐसा लगता था, लेकिन लकीली मेरे पास अभी 60,000 सब्सक्राइबर हैं एक किताबों की निश पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सफिशिएंट है, मतलब बढ़ने चाहिए, लेकिन ठीक है। क्या ग्रोथ होगी आपकी, या इसको फुल टाइम करते हो? मैं पहले फुल टाइम करता था, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट ऐसा कहीं से है नहीं, फैमिली से ऐसा वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। तो फिर अभी रिसेंटली फिर जॉब ज्वाइन किया मैंने, तो मैं जॉब के साथ उसको करते हुए। आपकी फैमिली भी अम्बेडकराइट है? नहीं, मैं फर्स्ट जनरेशन अम्बेडकराइट। फर्स्ट जनरेशन? सुमित, तुम्हारी? मेरी तो फैमिली बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट है? मतलब इतनी ज़्यादा बुद्धिस्ट नहीं, लेकिन हमें बचपन से कल्चर के बारे में पता है, जयंती पता है। मैं जिस इलाके में रहा हूँ, हाँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और काफ़ी हद तक मुझे इसका नॉलेज बचपन से ही है। तुम्हारे घर में क्या हाल है? मेरे घर में कोई बाबा साहब को जानता भी नहीं, मतलब अब समझने लगे कि बच्चा बाबा साहब का मतलब कुछ करता है, यहाँ जाता है बाबा साहब के कार्यक्रम में, और कुछ नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। पहला लास्ट अभी तक तो हम ही आगे हम बनाने की कोशिश करेंगे, जितने गाँव में, अपने घर में भी जो नए बच्चे हैं उनको भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात बड़ी खास कहने वाला हूँ भैया, रतन लाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें, कड़क बातें एकदम दिल को छू जाती हैं। आई लव यू। ठीक है। और मुकेश मोहन है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं राजस्थान से हूँ, और राजस्थान में बहुत ज़्यादा जातिवाद है। आता हूँ अभी। और तुम छुप के भी रहते हो। तो मेरा दी अम्बेडकराइट नाम से यूट्यूब चैनल है, और मैं इंस्टाग्राम वगैरह पर भी काम कर रहा हूँ। तो ये आपने पूछा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ शुरू कैसे हो। नहीं, वो पूछने वाला था मैं। हाँ, मतलब जब मैंने शुरू किया था तब मैं तैयारी कर रहा था। एक मिनट, आवाज़ थोड़ी तेज। तैयारी कर रहा था, तो उस तरफ फिर मुझे ये लगने लगा कि मैं कर लूँगा वो। लेकिन इधर एक ऐसी जगह खाली है जिसको कोई भर नहीं रहा। मतलब एनालिसिस
बेस्ट मेरे वीडियो होते हैं, आपने देखे हाँ, सभी ने देखे हैं। तो वो वाला स्पॉट खाली था, तो लॉकडाउन के दौरान मैंने अक्टूबर 21 में वीडियो, मेरा एक भतीजा है, उसने कहा कि चल आप काफ़ी अच्छा आपका नॉलेज है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने शाम को वीडियो बना दिया। शाम को वीडियो बना दिया? शाम को वीडियो बना दिया। तो 4 व्यूज़ थे, 3 मेरे, 1 उसका। हाँ, तो फिर 3-4 वीडियो किए मैंने, फिर रतनलाल सर की मेरे पे नज़र पड़ी। अच्छा। हाँ, रतन सर को ये लगा कि ये बहुत रेडिकल बोल रहा है और इसको राजस्थान में कोई मार देगा। अच्छा। हाँ, तो रतन सर ने कहा तुम मेरे पास आओ उस दिन। तो फिर मैं उनके यहाँ गया और उन्होंने मुझे फिर जब मैं शुरू किया था, मुझे से, शे और शे में मतलब डिफरेंस नहीं पता था। तो फिर मैं 1 महीने उनके यहाँ ट्रेनिंग हुई मेरी। रतनलाल सर से ट्रेनिंग मिली है तुमको? हाँ, बढ़िया तरीके से। क्या बात तो वहाँ ट्रेनिंग की, तो उसके बाद मुझे चीज़ें समझ आने लगी कि किस तरीके से करना है। फिर मुझे जिस तरीके से कास्ट हो रहा है, एजुकेशन में किस तरीके से चीज़ें अपने लोगों के साथ गलत हो रही है, तो उनको मैं एनालिसिस बेस्ड वीडियो करने लगा। फिर मुझे इंस्टाग्राम वगैरह के बारे में पता चला कि उधर भी खाली है जगह, और एडिटिंग वगैरह वाले वीडियो नहीं दे रहे अपने लोग, वो वाली जगह भी खाली है। तो मैंने वहाँ पे भी कंटेंट डालना शुरू किया और कंटेंट चल गया। अब मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत अच्छा कितना चल रहा है? हाँ ठीक है कि पिघल रहा है। फिगर्स बात करो, डांट रहे क्या मुझे? नहीं बताओ। जैसे इंस्टाग्राम पर मेरी पिछले 1 महीने की 5 मिलियन रीच है, 50 लाख, और यूट्यूब पे भी ठीक ठाक चल रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें चली है, और अब मैं जैसे इसको एक्सेल करने की सोच रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इसको मैं काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेल कर लूँगा, क्योंकि मुझे चीज़ें समझ में आ गई है। फंडा समझ आ गया, एल्गोरिथम समझ आ गई है। हाँ, ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई है। बाकियों को बताओगे? जरूर, क्यों नहीं बताएंगे। नहीं मतलब ऐसा होता है ना, जब हमें कुछ चीज़ समझ आ जाती है, हमारे पास कुछ आ जाता है, तो फिर हम अपने तक रखते हैं ताकि दूसरों को पता ना चले। शुरुआत में हुआ ये कि मैं लोगों को अप्रोच करता था कि मतलब बड़े बड़े जो मठाधीश है उनको अप्रोच करता था कि मुझे प्रमोट करो। तो वो दे आर लाइक इज किड, ही नोज नथिंग, सो व्हाई वुड वी प्रमोट हिम। तो फिर मुझे लगा यार यहाँ से कुछ, फिर क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा दे रहा था, वीडियो कम बना रहा था, प्रमोशन के लिए अप्रोच करने के लिए लोगों को ज़्यादा टाइम दे रहा था। फिर मुझे समझ आ गया इधर से कोई प्रमोशन वाला होगा नहीं। तो फिर मैंने खुद के ही मेरे तरीके अपनाए, फिर मेरा चल पड़ा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, चारों जगह अपना बल्ले होने लगी। मैंने इंस्टाग्राम पे काम जब शुरू किया था, तो शुरू में तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन एक वीडियो मैंने किया था जिसमें थोड़ा सा मैं रेडिकल काफ़ी मैंने बोला था, तो वो वायरल हो गई। इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन थी और फेसबुक पे भी वो काफ़ी चली। तो वो जहाँ मैं रह रहा था उसी क्षेत्र में, मतलब वो जो फ्लैट जो मेरा था वो क्षेत्र भी कह सकते हैं संगियों का था। तो वहाँ जो जहाँ रह रहे थे, हाँ, वहाँ पहुँची वो वीडियो, वहाँ पहुँच गई। हाँ, तो उन्होंने देख ली। हाँ, तो मैं रोज़ वीडियो लगातार कर रहा था। तो मैं चॉकलेट वगैरह खाने के लिए शॉप पे जाता हूँ नीचे, वो भी ब्राह्मण की दुकान है, वहाँ पास में कोई दुकान थी नहीं। तो मैं नीचे गया, तो मेरे जाने से पहले उन तक वो वीडियो पहुँच गया था। तो उनका उस दिन पूरा रिएक्शन चेंज हो रखा था कि मतलब कि क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुम खुद हिंदू हो एक तरीके से और हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो। मैं कभी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सही चीज़ें बता रहा हूँ। तो उनका फिर सारी वो लोग इकट्ठा होकर आ गए और मुझे एक तरीके से डांटने लगे। तो फिर मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। मैं ऊपर आ गया। ऊपर आए तो फिर मेरे पास मैसेज आ रखा था, मेरे जो लैंडलॉर्ड का मैसेज आ रखा था कि ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, बनाते हो ये। मैं कहा मैं कोई पोर्न थोड़ी बना रहा हूँ, मतलब वीडियो तो बना रहा हूँ। मैंने कहा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आप ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, आपको ये खाली करना पड़ेगा। मैं कहा देखो मैं खाली नहीं करूँगा, 1 साल का मेरे पास लीज एग्रीमेंट है। अगर आप मुझे परेशान करोगे तो मैं आप इस सिलकास से हूँ, मैं क्या करूँगा। तो फिर उसने कहा, फिर उसने मुझसे प्यार से बात की और मेरे पास आया, कहा आपको मैं 1-1.5 महीने का वक्त देता हूँ, आप दूसरा फ्लैट चेंज कर लीजिए। फिर मैं जयपुर से जहाँ अभी आप आए थे वहाँ शिफ्ट किया मैंने। तो हमारे साथ जो है एक और ब्लॉगर है, जैकी, जय भी मेरी जान। तो ये मतलब ये कैसे शुरुआत की तुमने इस चीज़ की? भैया ये शुरुआत हुई है 2021 में, जब मैं लखनऊ में था और मेरे साथ कास्टिज़म हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब
ऐसा करना चाहिए। मैं पहले नागपुर में कभी नहीं हुआ था। मेरे जितने भी ब्राह्मण दोस्त हैं वो भी मुझे जय भीम बोलते हैं और वो भी बाबा साहब को मानते हैं। मतलब काफ़ी सारे मैं ब्राह्मण दोस्तों से आपको मिला दूंगा, लेकिन जब मैं बाहर निकला तब मुझे पता चला यार एक गलत हो रहा है मेरे साथ। तब जाके मैंने सोचा कि चलो यार कुछ करते हैं बाबा साहब को, तब जाके शुरू किया। तो तुम्हारा जो वो जो है ना जय भीम मेरी जान वो बहुत गजब का लगता है। थैंक यू सो मच।